खम्मा घड़ी 2026 में आप सभी का स्वागत है। नववर्ष आप सभी के लिए ढेरों शुभकामनाएं लेकर आए। मैं प्रियदर्शनी और स्वागत करती हूं आप सभी का बतियन की गली सिप ऑफ आर्ट सीजन 4 के इस एपिसोड 4 में। और दिल के हृदय की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज मैं देख रही हूँ बहुत नए नए चेहरे हैं और मुझे दिल से खुशी है कि आज मेरा रंगमंच मेरे सामने है। आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं नाम लेना चाहूंगी बहुत सारे लोगों का, लेकिन सबसे पहले बतियन की गली के बारे में। बतियन की गली एक ऐसा विचार जो कि मूर्त रूप में आप सभी के सामने आ रहा है। आप सभी उसको देख पा रहे हैं। एक विचार था, लेकिन इसको मूर्त रूप में कई लोगों ने अपना सहयोग दिया मूर्त रूप में सामने लाने में। उन सब में सबसे पहला नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूंगी आदरणीय सर्वेश भट्ट जी, कला समीक्षक हैं आप। सर, आपका बहुत बहुत आभार। इसके साथ ही पंडित विश्वमोहन भट्ट साहब हमारे संरक्षक के रूप में हमसे जुड़े हैं। रेशमा खान मैम हमारे संरक्षक के रूप में है और नीता उपाध्याय जी संरक्षक के रूप में। बतियन की गली सीजन 4 जिनका हमें सहयोग मिला है सीजन 4 में, राजस्थान फोरम, क्यूरियो, टी ट्रेडिशन, मृदुल एंड रोहन कंपनी, इनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। देखिए, कोई भी जब चीज शुरू होती है तो सिर्फ एक जने के सोचने से नहीं, बल्कि उस विचार को कई लोगों का सहयोग और सपोर्ट चाहिए होता है। तो मैं फिर से हमारे जो सहयोगी, हमारे जो संरक्षक हैं और जिन्होंने सीजन 1 से सहयोग दिया है, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आज मेरे सामने नरेंद्र अरोड़ा साहब हैं, भगवंत आंटी हैं, जफर भाई हैं, चंद्रदेवी हाड़ा जी हैं और तमाम घनश्याम, मेरे सीनियर घनश्याम भाई साहब, घनश्याम जी, हम इनको घनश्याम दादा कहते हैं, संदीप लेले जी है। कितने चेहरे में नए नए देख रहे हैं। सुशील नरेड़ा भाई साहब, विकल्प दादा, कितने नए नए चेहरे हैं। विनय, आपका नाम तो मैंने सबसे पहले लिया आंटी अलका राव आंटी हैं, विनय सर हैं, कितने तमाम चेहरे। और आज मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही है कि आप इस प्रोग्राम में एक दर्शक के रूप में, कला मर्मज्ञ के रूप में, सृजनकार के रूप में एक साक्षी होने वाले हैं। और बतियन की गली जो कि एक प्रयास है सभी कलाओं को जोड़ने का, और इसी कड़ी में आज जैसा कि हम चित्रकला, हम म्यूजिक, डांस, इन सारी विधाओं को, साहित्य को, हम सारी विधाओं को जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम रंगमंच, थिएटर, टीवी, फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, इनसे जो जुड़ी हस्ती हैं, आज मैं आपको उनसे रूबरू करवाऊंगी। ये जो हस्ती हैं, आप सभी उनसे वाकिफ है वैसे तो, लेकिन ये दिल से आज भी जयपुर के ही हैं। भले आज मुंबई में जा बसे हैं और मुंबई इनकी कार्य क्षेत्र है, इनकी कार्यभूमि है, लेकिन आज भी अपनी माटी के लिए ये उतने ही, इनके अंदर, इनके दिल में उतना ही प्रेम है जो आज से सालों पहले था। उनसे आपको रूबरू करवाऊंगी, लेकिन पहले उनकी एक फिल्म की झलक हम देख लेते हैं। उन्होंने तमाम फिल्में की हैं डायरेक्ट, तमाम राजस्थानी फिल्में, शॉर्ट फिल्में और कई टीवी सीरियल्स उन्होंने डायरेक्ट किए हैं। नाटकों की फहरिस्त तो बहुत ही लंबी है, उनके बारे में भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले एक नज़र हम उनकी जो फिल्म है जी ले ज़रा, उस पर नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद रूबरू सीधा हमारे थिएटर, टीवी और फिल्म के डायरेक्टर साहब से। कहते हैं रात के बाद एक सवेरा होता है, पर कुछ रातें बहुत लंबी होती हैं और सवेरे का इंतजार उतना ही मुश्किल। ऐसी ही एक रात से कुछ समय से मैं गुजर रहा हूं। सॉरी बोलने से सब कुछ वापस तोड़ना आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? तुम कोशिश तो करो। इतना इजी है क्या? इजी तो आज ये कॉल करना भी नहीं था, पर तुमने किया ना। सब बकवास है। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या हो। तुमने मुझे जीना सिखाया और अब एक जॉब के जाने से तुम इतना टूट गए। एक जॉब के जाने से पूरी दुनिया थोड़ी ना खत्म होती है। मेरी तो हो गई। फेलियर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। जॉब तुम्हारी लाइफ का एक हिस्सा थी, लाइफ नहीं। और तुम
तुम तो मेरी लाइफ थी ना। आई वॉज जस्ट अ फेज ऑफ योर लाइफ, लाइफ नहीं। और देखो, तुमने तो इसे भी सरवाइव कर लिया। पर तुम साथ होती तो शायद लाइफ और अच्छी होती। क्या पता, और खराब। अब जो हुआ ही नहीं, उसे सोचकर क्या फायदा। तो क्या अब हमारे बीच सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? तुम मेरे पास्ट के साथ नहीं जी पाओगे। तो क्या करूं? तुम्हें खो दूं? हाँ, पाने के लिए तुम्हारे पास और भी बहुत सारे मुकाम हैं। किसी एक मंजिल के नाम मिलने से सब कुछ खत्म थोड़ी ना हो जाता है। आपकी प्यार की, ऐ मेरे हमसफर, जानकी, पटियाला बेब्स जैसे तमाम टीवी शोज को डायरेक्ट करने वाले और साथ ही साथ राजपुतानी, बीन बनूंगो घोड़ी चढ़ूंगो, बंक, राहुल जैसी तमाम शॉर्ट मूवीज और राजस्थानी फिल्मों को डायरेक्ट करने वाले हमारे जयपुर की आन बान शान, मैं उनको बुलाना चाहूंगी, धर्मेंद्र शर्मा। प्लीज जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आइए दादा। स्पेशली बतियन की गरी के लिए आप मुंबई से जयपुर आए हैं, ये हमारा सौभाग्य। थैंक यू सो मच। प्लीज विराजन। तो दादा कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। निराश हो रहे, नर्वस हो रहे मेरे सामने? कोई बात नहीं। नहीं नहीं, लेकिन मुझे वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है कि आज 2003 या 4 की बात है, मैंने दादा के साथ में कन्यादान प्ले किया था और उसके बाद उससे भी पहले रस कपूर और कई नाटकों के डायरेक्शन भी आप कर चुके हैं। 3 की बात है शायद, 2003 की बात। नहीं, हमने 98 के आसपास किया था, 99 या दादा 98 में मैं पढ़ाई कर रही थी, स्कूल में थी। 2003 या 4 की बात है। उससे पहले सुनीता दीदी के साथ में आपने अच्छा, हाँ मेरे साथ में आपने किया था 2003-4 में। हाँ, तुम्हारे साथ दोबारा किया था। हाँ, तो वो तब की बात है। और उसके बाद में रस कपूर भी हमने किया और कई नाटक दादा ने डायरेक्ट किए। कोर्ट मार्शल है, रस कपूर है और कन्यादान है, रक्त बीज है, ऐसे तमाम बहुत सारे नाटकों की फहरिस्त है। अभिनय भी किया है इन्होंने, तो यानी जयपुर में इन्होंने अच्छा खासा रंगमंच किया, अभिनय भी किया और डायरेक्शन भी किया और उसके बाद ये मुंबई नगरी की तरफ इन्होंने रुख किया। तो आपने एक लंबा अरसा रंगमंच में दिया और आपने ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट के नाट्यशास्त्र विभाग से भी आपने डिप्लोमा किया। तो क्या आपने तभी सोच लिया था कि मुंबई में जाना है, सिनेमा में करियर बनाना है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में मैं थिएटर ही करना चाहता था जी, और पूरी तरह से थिएटर में ही काम कर रहा था। बॉम्बे जाना एक्चुअल में बाई चांस हुआ, मतलब वो टारगेट नहीं था, कभी भी नहीं था। वो बाई चांस ऐसे हुआ कि जो रवि चतुर्वेदी जो उस वक्त जो हमारे हेड थे, उनके मित्र एक आए थे यहाँ पे एक शो लेकर के, कुछ विरासत नाम था उसका जी, और उनको एक असिस्टेंट डायरेक्टर की ज़रूरत थी। तो रवि जी ने मेरे को मिलाया उनसे, मुझे बोला यार 10-15 दिन यहाँ पे शहर में कुछ शूट करना है, तो चला जा साथ में। तो मैं उनके साथ हो लिया, तो वो शूट किया हमने, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। हाँ। फिर उन्होंने कहा कि अब बाकी का शूट के लिए आपको बॉम्बे आना पड़ेगा क्योंकि ये ख़त्म नहीं हुआ, इसके आगे भी प्रोसेस है। तो फिर हम जो 3-4 लोग उसमें सेलेक्ट हुए थे, मैं था और 3 दोस्त और थे जो यहीं के हैं अपने, फिर हम चारों लोग बॉम्बे चले गए। और वहाँ जाके ये हुआ कि वो शो बना ही नहीं दोबारा। मतलब हम वहाँ हमने किराए पे घर ले लिया, वहाँ पे हम रह रहे हैं, वेट कर रहे हैं, अभी बुलाएंगे। अल्टीमेटली मतलब ये हुआ कि हमको लगा फंस गए, फंस गए। हाँ, तो वापस आ गया मैं। अच्छा, मैं वापस आ गया। उसके बाद लगा कि मतलब मन नहीं था कि ये सब करने का। मेरे को थिएटर में बड़ा मज़ा आता था जी। वो अलग बात है कि NSD मैंने 2 बार ट्राई किया पर उन्होंने नहीं लिया। अब वो क्यों नहीं लिया वो तो वही जाने। पर उन्होंने नहीं लिया, तो फिर दोबारा एक बार ऐसे ही घूमने के हिसाब से गया था। दादा वो किस्सा भी बता दीजिए जो आपने अंकुर साहब को कहा था। कल ही जब मेरी दादा से बात हो रही थी तो ये बता रहे थे कि NSD गए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहां भी गए, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तब इन्होंने सीधा अंकुर साहब को बोल दिया बेबाकी से। नहीं, वो बाई चांस की बात है कि मैं बाहर खड़ा था, एग्जाम होने के बाद में बाहर खड़ा था, इंटरव्यू के बाद में, तो वो बाई चांस टकरा गए बाहर। तो मेरे को ऐसे कोई बहुत पहचानते नहीं थे वो, पर मैं ही उनके पास चला गया। मैं बोला सर कोई रीज़न तो बताइए, मैं 2 साल से आ रहा हूँ, तो आप लोग ले नहीं रहे हैं। बोला नहीं कोई रीज़न नहीं है यार, तुम जाके फिल्म इंडस्ट्री ट्राई करो, वो बेटर है।
तो मैं बोला ऐसा क्या देखा आपने? बोला नहीं ऐसे ही कह रहा हूँ मैं। तो बोला सर फिर तो पता नहीं, वहाँ जाऊँगा तो फिर एनएसडी वाले आकर के ऑडिशन देंगे। और वो हुआ वहाँ जाकर के कि मैंने जब वहाँ पे काम करना शुरू किया तो बहुत एनएसडीएंस के हमने ऑडिशंस लिए। मतलब एक वक्त वो आया कि आप गए थे एनएसडी में ऑडिशन नहीं, मैं इसमें कोई फक्र की बात नहीं बोलता, मैं एक बात बता रहा हूँ। नहीं, वो सरस्वती विराजमान थी ना उस समय आपके चेहरे पे, आपके मुख पे, आपकी जिह्वा पे। अच्छा, आपने रस कपूर तमाम नाटक किए आपने, है ना? कोई ऐसा नाटक जो आपको बहुत फैसिनेट करता है आज भी, जो आप? मेरे को रस कपूर से बहुत लगाव है, उस नाटक से, क्योंकि वो हमने खुद ने तैयार किया था। जैसे कन्यादान हो गया, कोर्ट मार्शल हो गया, रक्त बीज हो गया, ये हमने किसी और के लिखे हुए नाटक किए। पर ये एक ऐसा नाटक था जो मेरे पापा ने एक उपन्यास मुझे दिया था, रस कपूर, जो आनंद शर्मा जी का लिखा हुआ था जी। तो वो बोले कि ये पढ़, अच्छा लगेगा। तो वो भी बहुत पढ़ा करते थे। तो मैंने पढ़ा उसको, मेरे को पढ़ के बड़ा अच्छा लगा। तो बॉम्बे में ही थे हम उस वक्त, तो खाली थे, तो मैंने खाली बैठे बैठे उसको ड्रामेटाइज करना शुरू किया उसका, कि उसको नाट्य रूपांतरण। तो वो किया, और फिर हमने यहाँ आकर के हमारे एक मित्र नहीं है अभी, शिव देवेंदा, उसका बहुत सहयोग रहा। उन्होंने जो है बहुत मदद की उस प्ले में। सुशील जुड़ा, जफर भाई जुड़े, हम सब ने मिलकर उस प्ले को तैयार किया। और मेरे हिसाब से उस समय वो ऐसा प्ले था जिसमें हमने अच्छा खासा खर्चा किया, और बहुत बड़ी टीम थी उसके अंदर। और वो पता नहीं कैसे हो गया, उस समय 30-40 लोगों को मिलकर के एक बड़ा प्ले किया हमने। और मैं आज भी उसको बहुत बड़े स्तर पे करना चाहता हूँ, मेरे मन में इच्छा है उसको लेकर के। क्योंकि वो प्ले बाद के शोज में मैंने भी सुशील भाई के साथ एक्ट किया था उसमें, मुझे याद है। तो वो बहुत ही अच्छा शो है। आप लोगों ने जिसने भी देखा होगा, जो भी यहाँ के रंगमंच रंगकर्मी, उनको याद होगा। एक बहुत ही खूबसूरत उस समय का अपने आप में कमर्शियल ऐसा प्ले, जिसको देखते ही आप नजरें नहीं हटेंगी, मंच से आपकी नजरें नहीं हटेंगी, ऐसा वो नाटक था। हाँ, पूरा 3 घंटे का प्ले था, मतलब मेरे हिसाब से बहुत बड़ी ड्यूरेशन थी। लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि कोई उठ करके गया हो बीच में। सर्वे सर ने तो देखा हुआ है जी, और बहुत साक्षी है ये। हालांकि बहुत लोगों ने हमको ये भी कहा था कि आप एक थिएटर नहीं, आप फिल्म दिखा रहे हो। तो मुझे लगा कि ये तो और भी अच्छी बात है, अगर मैं थिएटर पे फिल्म क्रिएट कर पा रहा हूँ तो ये बात उठी थी, मतलब एक नहीं, लेकिन आजकल तो तमाम हम नाटक देखते हैं, कहीं ना कहीं उसमें फिल्मों का असर होता ही। नहीं, और फिल्म की बात नहीं है। हाँ। मैं क्या कहूंगा कि मुझे लगता है कि नाटक में भी है ना, दर्शक के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो अट्रैक्ट करे उसको। खाली नाटक इसलिए नहीं करना है हमें कि हमें ही देखना है। दर्शक आएगा, उसके लिए हमें उसको कुछ ऐसा देना पड़ेगा कि वो आके उसको देख के उसको मजा आए। यानी नाटक, कमर्शियल वैल्यू उसकी होनी ही चाहिए। नाटक प्रयोगधर्मी के साथ साथ आपका एंटरटेनमेंट बिल्कुल होना चाहिए, जो कि उसकी अपनी एक परिभाषा भी है। उसका सबसे पहला उसका जो माना जाता है वो है कि वो एंटरटेनिंग होना चाहिए, मनोरंजनात्मक। अगर दर्शक हमको बुलाना है तो हमको दर्शक के हिसाब से भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। दादा, आपने इतने साल रविंद्र मंच, आपकी शुरुआत रविंद्र मंच से हुई, कितने दिग्गज कलाकार रविंद्र मंच ने हमको दिए। पूरे भारतवर्ष में आज रविंद्र मंच से निकले कलाकार हैं, रविंद्र रंगमंच से एक नाम रहा है रविंद्र रंगमंच का। आप सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे। लेकिन आज का जो सिनेरियो है, आप तक भी खबरें पहुंची होंगी, अब रविंद्र मंच उस हाशिए पर पहुंच रहा है जो एक बहुत ही दुखद स्थिति है। क्योंकि थिएटर की बात चल रही है, रंगमंच की बात चल रही है, रविंद्र मंच की बात चल रही है, और हमने वहाँ पे नाटक किए, रिहर्सल्स की, आज भी जहन में बसा हुआ है उसकी हर कमरा या जहाँ हम रिहर्सल करते थे। तो आपको क्या लगता है, आज आप एक सेलिब्रिटी के रूप में हैं, क्या लगता है कि कैसे रविंद्र मंच वापस अपनी वही पहचान पा सकता है, या कैसे उसको बचाया जा सकता है? क्या योगदान हो सकता है आपका? देखिए, मुझे लगता है कि वहाँ पे है ना, जैसे हमने उस समय, मेरे को ध्यान है, आज ही नहीं, उस समय भी जब हम थिएटर करते थे तब भी ऐसा समय आया था कि रविंद्र मंच की हालत बहुत ख़राब थी, और एक जादूगर को भी 40 दिन के लिए दे दिया गया था, ये सब भी हुआ था। तो रंगकर्मियों को शो करने के लिए जगह नहीं थी। तो तब हमने एक एसोसिएशन बनाई थी। एसोसिएशन बनाने का मुद्दा अलग था। नंदलाल जी के जो सुपुत्र हैं उनके लिए हमने कुछ, उनके हेल्प करने के लिए एसोसिएशन बनाई थी। लेकिन जब बन गई तो उसी के थ्रू हमने सारी संस्थाओं को, बहुत सारे कलाकारों को, मुझे याद है मैं उसका जनरल सेक्रेटरी था, तो 250 लोग उसके मेंबर थे। तो सबने मिलकर के एक साथ लड़ाई लड़ी थी सरकार से। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा हुआ था। तो मुझे लगता है आज भी बहुत ज़रूरत है एक साथ आने की इस काम के लिए, क्योंकि कुछ लोग आकर के अगर खड़े होंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, और वो एक दिन खड़े होकर के भी नहीं होगा। उसके लिए मतलब कुछ दिन तक हमें उनसे लड़ना पड़ेगा, उन पर दबाव डालना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा दुख होता है। मैं आता हूँ तो हर बार रविंद्र मंच तो जाए बिना रह ही नहीं सकता,
ऐसा होता ही नहीं कि वहां ना जाऊं, भले ही वहां पे कोई ना हो, हाँ, मैं ग्राउंड मार के आ जाता बहुत हूं। अच्छा समय वहाँ पे हाँ, गुजारा क्योंकि हुआ उससे है। हमारा लगाव है। हाँ। मैं सच बोलूं तो जवाहर कला केंद्र में आकर के मुझे इतना अच्छा फील नहीं होता जितना वहां होता है, क्योंकि हमने वहीं पे काम किया है, वही जगह देखी है, आपकी कर्मभूमि वही वही जगह जानी है हमने, तो वहां से एक लगाव है। आज उसको ऐसा देखते हैं तो बहुत बुरा लगता है। और दूसरा मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं जो कलाकार हैं, क्योंकि उनका भी झुकाव वहां के लिए, वो आत्मीयता मेरे को कम लगती है अभी। पता नहीं उसका रीजन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हो सकता है फिल्म इंडस्ट्री को की तरफ ज्यादा झुकाव हो गया है लोगों का, थिएटर की तरफ थोड़ा कम हो गया है, या वो उसको ऐसे समझने लगे हैं कि यहाँ थोड़े दिन करेंगे फिर बॉम्बे चले जाएंगे, तो पता नहीं, मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा, इसलिए उनकी आत्मीयता थोड़ी सी यानी टोटल मिला के बात यह है कि हमें संघर्ष करना पड़ेगा और एक दिन हमें किसी भी मुहिम को लेकर नहीं बैठना, लगातार उस मुहिम हाँ, मतलब हम जब तक उससे लड़ेंगे नहीं, जी। क्योंकि सरकार एक ऐसी चीज है जिनके कान मतलब समझ लीजिए बहरे हैं, तो उन तक आवाज पहुंचाने के लिए बहुत जोर से आवाज देनी पड़ेगी, और उसके लिए जोर से आवाज तब होगी जब बहुत सारे लोग एक साथ आवाज करें। दिल्ली ऊंचा सुनती है। चलिए, संघर्ष की बात चल रही है, तो आपने जयपुर से फिर रुख किया मुंबई का, यकीनन वहां भी संघर्ष रहा होगा, स्ट्रगल रहा होगा। कैसी लाइफ रही? क्या मतलब जाते ही आपको काम मिल गया या रहा संघर्ष कुछ? नहीं, सच बोलूं तो टचवुड मेरे को नहीं संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि जो जैसे मैंने बताया कि पहले हम जो 1 साल के लिए गए थे, तो वो भी कोई संघर्ष इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि हम एक काम के भरोसे बैठे थे, हमारे दिमाग में कहीं नहीं था कि हमको स्ट्रगल करना है, तो हम थोड़ा बहुत जो भटके इधर उधर वो उसमें उसके पीछे कोई परेशान नहीं हुए। फिर मैं वापस आ गया, मुझे लगा कि नहीं यार मेरे को नहीं करना ये काम, मैं थिएटर में रम गया वापस से। उसी दौरान शायद मैंने ये रस कपूर किया था, मेरे को याद है। उसके बाद में जब मैं वापस जो जाना हुआ वो हुआ कि हमारा एक साथी है प्रियेश और अमित सक्सेना जी जो थे, वो लोग वापस जा रहे थे वहाँ पे, तो मैं उनके साथ चला गया ऐसे ही कि 10-15 दिन के लिए चलो चलता हूँ तुम्हारे साथ। जब वहाँ गया तो एक डायरेक्टर हमसे टकराए जो अमित जी के जानकार थे, तो उनसे मिला, उनको एक असिस्टेंट चाहिए था, तो उन्होंने बोला यार कि तू फ्री है, तू कर ले। मैं बोला सर मेरे को तो इसकी टेक्निकलिटीज नहीं पता है, मैं तो थिएटर का आदमी हूँ। बोला तू है ना, कर लेगा, टेंशन मत ले। तो उन्होंने मुझे एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर रख लिया, तो वहाँ से कुछ ऐसा बैठा कि उसके बाद एक के बाद एक हम करते रहे। तो आपका पहला, अगर हम माने, मैंने फिल्म की थी, भोजपुरी फिल्म थी जिसमें मैं असिस्टेंट था, लागल करेजवा में तीर। लागल लागल करेजवा में तीर, बहुत बड़ी फिल्म थी उस समय की, कलेजवा में तीर। हाँ, बहुत बड़ी फिल्म थी उस समय वो, और वो मैंने 40-50 दिन उनको असिस्ट की थी। उसके बाद उस समय वीकली शोज आया करते थे, तो आतिश नाम से एक शो था, उसमें मैं लगा, जिसमें ये आसिफ शेख वगैरह थे। हाँ। फिर उसके बाद मैं ऐसे बैठता गया, एक से दूसरे का सहयोग। पर हाँ, ये है कि उस समय कैसा था ना, टाइमिंग बहुत खराब था वहाँ का, शूट टाइमिंग, कि मतलब सुबह 9 बजे की शिफ्ट का पैकअप रात को 11:30 बजे होता था। तो ऐसा लगता था यार ये तो कोई जीवन नहीं है, क्योंकि 11:30 बजे पैकअप, फिर 1-1:30 बजे घर आ रहे हैं, खाना पका रहे हैं, खा रहे हैं, फिर सुबह 5 बजे उठ रहे हैं। तो मेरे को लगा नहीं यार ये तो नहीं चलेगा अपने को, तो मेरे को बड़ा उस समय तक वो चीज़ें फैसिनेट नहीं करती थी बिल्कुल भी। तो मैं वापस आ गया, मेरी शादी भी होने वाली थी, शादी तय हो गई थी, तो मैं बोला आप जयपुर में ही काम करेंगे। तो मैं वापस आ गया, वो सब चीज़ें मेरे को नहीं जमी। पर यहाँ आने के बाद, शादी के बाद मुझे फिर राजश्री से कॉल आया, क्योंकि मैं राजश्री प्रोडक्शन में पहले एक कुछ महीने पर काम करके आया था। तो उन्होंने, उनके वहाँ से मेरे डायरेक्टर जानकार, तो वो वहाँ कर रहे थे, तो वो बोले यार 2 डायरेक्टर चाहिए इनको, तो एक तू आ जा, अपन दोनों मिलकर शो करेंगे। तो मैं बोला सर छोड़ो ना, मेरे को नहीं आना है। पर वो बोला मैंने टिकट करा दी, तू आ जा। और मैं चला गया। हाँ, लेकिन तब से मुझे मजा आया, क्योंकि राजश्री प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोडक्शन है जहाँ पे सच में लगा कि शूटिंग क्या होती है, क्योंकि वो लोग बहुत व्यवस्थित हैं, आज भी व्यवस्थित हैं। आप सूरज जी से मिलेंगे तो वो आज भी बहुत सीधे साधे हैं, उनके इंटरव्यूज देखे होंगे, बहुत एकदम सच्चे आदमी हैं, बहुत इज्जत देते हैं वो लोग, और बहुत ही मतलब ऐसे कहेंगे कि आरामदायक, मतलब आप शूटिंग कर रहे हो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब टाइम बीत गया। तो बहुत तो मुझे लगा कि यार ये एक तरीका भी है शूटिंग का, तो वही मैंने फिर मेरे साथ अपना लिया। तो मैं आज भी जब शूट करता हूँ तो मेरा तरीका उन्हीं के साथ वाला रहता है, कोई गाली गलौज में देता नहीं, किसी पे चिल्लाता नहीं, बड़ा शांति से काम करता हूँ। मुझे बहुत लोग ये भी कहते हैं कि बोले आप चिल्लाते नहीं हो तो काम कैसे होता है। मैं बोला भाई इतने सारे शो कर लिए मैंने, तो हो तो रही है काम। सही है। नहीं, वो आप में भी आई होंगी छवि, आप भी जैसे पहले भी आप सहज थे, और पहले भी शायद जो आप ये कह रहे हैं कि मैं कभी चिल्लाता नहीं था, जब मैंने आपके साथ में मतलब प्ले किया था और आप डायरेक्ट कर रहे थे उस प्ले को, तब भी मैंने ऐसा फील नहीं किया। और सहज आज भी आप उतने ही लगते हैं, मुझे आपको देख के लगता नहीं है कि सेलिब्रिटी मेरे सामने बैठी हुई है। आप टीवी शो आपने काफ़ी डायरेक्ट किए हैं, कई सीरियल्स आपने डायरेक्ट किए हैं। टीआरपी की बात करें तो टीआरपी जो है उसमें कहीं ना कहीं दबाव रहता है टीआरपी का, और टीआरपी के इतने दबाव में कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्टर्स की स्टेबिलिटी पर भी संघर्ष हो जाता है,
यहाँ तक कि डायरेक्टर की स्टेबिलिटी पर भी डाउट हो जाता है कि वो रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इस बीच में यानी टीआरपी के दबाव में एक डायरेक्टर की कलात्मकता कितनी रहती है या आपकी कितनी बच पाती है? नहीं देखिए, इसका प्रभाव तो बहुत पड़ गया आजकल काम के ऊपर। क्योंकि मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि एक शो था थपकी प्यार की, हाँ जी, वो बहुत चला, लंबा चला। उसको मैंने लास्ट के 200 एपिसोड उसके मैंने डायरेक्ट किए थे, उसके पहले से चल रहा था वो। तो जब मैं करने गया तो वो शो बंद होने के कगार पे था और मैं एक शो कर रहा था जो मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर था। तो मैं बहुत परेशान था उसमें। तो मैं ये चाह रहा था कि मैं इससे निकल जाऊं कैसे भी, जबकि वो मेरे को अच्छा खासा पैसा भी दे रहे थे। तो इस शो की मुझे सेकंड यूनिट ऑफर हुई कि आप सेकंड यूनिट कर लीजिए। तो मेरे को लगा कि यार वो दूर जाने से अच्छा है, क्योंकि ये शो मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे था। तो मैं बोला मैं ये करता हूँ, तो मैंने वो छोड़ दिया, मैं इसमें चला गया। अब वो 22 लाख कुछ ऐसा हुआ कि जो डायरेक्टर थे उसके, जो उस समय जो डायरेक्टर थे वो बीमार हो गए और 2-3 दिन मुझे ही करना पड़ा। मतलब मेरे को याद है कि मैंने 36 घंटे नॉन स्टॉप उसको शूट किया, क्योंकि मैं पूरी रात शूट करके गया। फिर मुझे फोन आया कि सर आपको आना पड़ेगा, वो डायरेक्टर तो बीमार हो गए। फिर मैं नहा करके सिर्फ वापस गया। उस समय शादी नहीं हुई? हाँ नहीं हो गई थी, हो गई थी। फिर मैं सुबह वापस गया, मतलब मैं 6 बजे घर आया, 8 बजे वापस चला गया। फिर मैंने शूट किया। फिर मुझे रात को आके बोलते कि सर और कंटिन्यू आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि टेलीकास्ट की प्रॉब्लम थी। हम आज का एपिसोड का टेलीकास्ट करते थे, ऐसा था उसमें। तो फिर मैंने ऐसे 36 घंटे शूट किया। अब वो पता नहीं चैनल को बहुत भाग गया वो काम, तो मेरे को उन्होंने मेन बना दिया, डायरेक्टर उनको हटा दिया वहां से, ऐसा हुआ। अब बाई चांस उसके बाद टीआरपी ऐसी ग्रो की कि वो जो शो ऐसा था कि अभी और 10 एपिसोड बनेंगे, वो 200 एपिसोड और चला। तो उसका श्रेय मुझको इतना मिला कि मतलब मैं वहां पे होलसेल हो गया। क्या बात है। तो वो एक संयोग है, लेकिन इस टीआरपी का ऐसे ही असर आता है कि आजकल तो इतना हो गया है कि डायरेक्टर पे डायरेक्टर चेंज करते रहते हैं। हाँ। जबकि ऐसा करना बहुत गलत है, क्योंकि सारा असर डायरेक्टर पे ही आता है, टीआरपी नहीं आई, डायरेक्टर दोषी। जबकि टीवी के अंदर आप इतने लोग बैठे हैं, मुझे नहीं पता कि कोई भी लोग है ना किसी डायरेक्टर को जानते होंगे टीवी के, खास तौर से टीवी के, क्योंकि टीवी के डायरेक्टर का इतना कुछ हाईलाइट हो ही नहीं पाते हैं वो लोग। तो लेकिन ये दोष फिर भी उन्हीं को देते हैं, जबकि सारी कहानी के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़ें, कि कहानी आप कैसे दिखा रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन सारा दोष उन पे आता है। तो वो टीआरपी के कारण डायरेक्टर के काम पे असर पड़ता है, बहुत पड़ता है। और वर्किंग आवर्स कम हो गए हैं, और शूटिंग का टाइमिंग जो है ना, उनको जो फुटेज चाहिए होती है दिन भर की, एक फुटेज होती है कि आपको एक एपिसोड डेली शूट करना है। एक एपिसोड आपका 20-22 मिनट का आता है। पहले ये होता था कि 17-18 मिनट की शूटिंग करते थे, सफिशिएंट होती थी 12 घंटे के अंदर। आजकल वो बोलते हैं कि 22 मिनट के भी ऊपर जाओ आप, मतलब वो चाहते हैं कि दिन में एक 12 घंटे के ड्यूरेशन में आदमी जो है वो 27-28 मिनट शूट करके दे उनको। तो उसी कारण से आज टीआरपी के दबाव में, इस दबाव में कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस हो रही है, और डायरेक्टर्स का काम तो हो ही रहा है सेक्रीफाइस। तो ये हालत तो है अभी। हाँ, यानी जो डायरेक्टर है वो अब एक मशीनी यंत्र बन गया है। कभी आपको इरिटेशन हुई, कभी कोई गुस्सा आया? क्योंकि इतना, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप सुबह तुरंत भाग रहे हैं, रात को लेट नाइट तक काम कर रहे हैं, ऐसे में कभी, हालांकि आपका जो नेचर है ऐसा नहीं है, लेकिन कभी उसके अगेंस्ट गए कि गुस्सा आया? और कोई ऐसा किस्सा होता है अभी, जैसे इस तरह से काम करेंगे, जब पहले नहीं होता था। पहले खाली मेरे को याद है एक ही बार गुस्सा आया था, कि वो भी प्रोडक्शन वालों के ऊपर आया था। इस बात पे आया था कि जो हीरोइन है उसको एक पटाखों की लड़ियों के बीच में खड़ा होना था। एक पूरी ऐसे लड़ियां का राउंड बनाया था, सर्किल, उसके बीच में हीरोइन को खड़ा किया था। और मेरे को बड़ा वो रहता है कि सेफ्टी का ध्यान पहले रखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर भी आता है। तो मैंने प्रोडक्शन वालों को पूछा था कि भाई ये तुमने जो स्पेशल इफेक्ट वाले हैं उनसे बात किया ना कि कितनी दूरी रहेगी तो इसको चोट ना लगे। तो उन्होंने क्या किया, जो दूरी उसने बताई, पैसा बचाने के चक्कर में उन्होंने वो थोड़ा छोटा सर्किल ही बनाया। अब जैसे ही मैंने एक्शन बोला, उसको आग लगाई गई। वो लड़की की हालत देखने लायक थी। मतलब हमारी हालत ये थी कि मैं कैमरा के पीछे, उसके मॉनिटर के पीछे छिप गया, कैमरामैन जो है कूद गया कैमरा से, साइड में हो गया, क्योंकि वो एकदम उड़ उड़ के आ रहे पटाखे सारे। और वो लड़की को बहुत चोट लगी पैरों में, क्योंकि उन्होंने, और उसने क्या किया, लड़की की भी गलती थी, उसने पैर में नहीं पहना वो सलवार जो उसको दिया गया था सेफ्टी के लिए, उसने ऊपर पहन लिया, तो उसको भी बहुत चोट लगी। ऐसे में जो लड़का था हीरो, जो अभी इसमें देखा लड़का मनीष, वो उसको उसके अंदर घुस करके निकाल लाया। अच्छा, आप ये देखो, अच्छी बात की कहूँगा कि कैमरा रोल था, तो सीन शूट हो गया। हमारा सीन यही था कि हीरो को उसको बचा के लाना है, और वो उसको निकाल लाया। शॉट बहुत अच्छा मिला हमारे को, लेकिन वो लड़की को बहुत चोट लगी। तो मैं उस वक्त बहुत चिल्लाया उनसे, मतलब मेरे को याद भी नहीं है कि मैं कितना चिल्लाया, मैं बहुत चिल्लाया उनको।
मैं प्रोड्यूसर तक को फोन करके चिल्लाया कि मैं बोला ये नहीं चलेगा, अगर इसको कुछ होता तो ये हमारे ऊपर आता, तो ये गलत तरीका है। हाँ, बाकी आजकल बहुत बार ऐसा हो जाता है जब ये दबाव रहता है ना, क्योंकि बार बार क्या होता है, एक आदमी आपके कान के पास आता है, सर और कितना बाकी है, सर और कितना बाकी है, तो आपको कहीं ना कहीं ना गुस्सा आ ही जाता है। अरे भाई तुम्हारे सामने जो हम कर रहे हैं, और एंड ऑफ द डे आपको पता चल जाएगा क्या, तो सारे दिन क्यों आना है, तो ऐसा होता है कहीं ना कहीं। अभी जो वर्किंग की जो स्टाइल चल रही है ना, उसमें डायरेक्टर इरिटेट होने लगे हैं, जबकि मैं कहूंगा ये सभी को कि आपको बहुत संयम सीखना पड़ेगा ये काम के लिए आज की तारीख में, खास तौर से टीवी सीरियल्स के लिए, क्योंकि टीवी सीरियल कोई तैयारी की चीज नहीं है। टीवी सीरियल रोज पकाना है, रोज खाना है, क्योंकि कहीं भी बैंकिंग का सिस्टम ही नहीं है, मतलब बैंकिंग होती ही नहीं है। कल का एपिसोड हम आज शूट कर रहे होते हैं, ये चलता है, और वो इसलिए चलता है कि आजकल सारा गेम टीआरपी का हो गया। तो अगर टीआरपी ऊपर नीचे होगी तो वो कहानी बदलेंगे, तो अगर बैंकिंग हमारे पास होगी एपिसोड्स की, तो हम कहानी फिर नहीं बदल सकते, क्योंकि वो तो टेलीकास्ट करने ही पड़ेंगे। तो इसमें कैसा होता है ना, स्पॉन्टेनियस होता है कि अच्छा ये नहीं चला, कल से बदल दो कहानी। तो आपको पता चलता है कि आज कल हम कुछ और कर रहे थे, आज हम कुछ और कर रहे हैं, फिर एक्टर आता भागा भागा, अरे सर कल तो मैंने ये टेक किया था, आज मेरे को कुछ और करने को कह रहे हो। तो ऐसे ऐसे होता है। तो इरिटेशन तो बहुत बढ़ गया है चीज के अंदर, इन सारी चीजों से, और ये कॉर्पोरेट से असर पड़ा है। जो ये कॉर्पोरेट वाले आ गए हैं ना भी ज्यादातर लोग इसके अंदर, तो वो पैसा तो बहुत लगा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस समझते हैं। और प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, काम कर रहे हो आप तो, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को ध्यान में रख के वो काम करना चाहिए। क्रिएटिविटी कम हो गई है और प्रॉफिट के पीछे हम लोग ज्यादा भागने लग गए हैं। मतलब प्रॉफिट होना ही चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि आप पैसा लगा रहे हो तो आपको पैसा निकलना ही चाहिए, लेकिन हम किस काम पे पैसा लगा रहे हैं, जो एक क्रिएटिव वर्क है। और यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है किसी भी चीज की। आप कैसे कह सकते हो कि ये फिल्म बना रहा हूँ ये चलेगी, या दर्शक को आप ये नहीं कह सकते। आप सोचो कभी धुरंधर चल जाती है, तो कभी कोई एकदम अलग सैयारा जैसी फिल्म चल जाती है ना, तो आप कैसे दर्शक की नब्ज पकड़ सकते हो। तो मुद्दा है अच्छी चीज का, कि अगर सही चीज, अच्छी चीज और तरीके से बना के, दिल से बना के भेजी जाएगी तो वो चलेगी। लेकिन अभी कैसा हो गया ना, उनकी एक मार्केटिंग टीम होती है, जो मुझे नहीं पता कि कहाँ से वो सर्च करके लाते हैं कि नहीं सर आज तो ये चल रहा है। मतलब मेरे को याद है, अभी मैं 1 साल से अमेजोन के साथ एक कॉन्सेप्ट पे ट्राई कर रहा था, तो वो मैं उनके पास एक इंस्पिरेशनल सब्जेक्ट लेके गया था, अच्छा लगा उनको, उनके साथ हम करते रहे मीटिंग्स में मीटिंग। अचानक बोलते हैं कि सर हमारे मार्केटिंग वाले कह रहे हैं कि क्राइम है ना वो थोड़ा डाल दो इसमें, वो ठीक रहेगा। दोबारा से लिखा हमने, फिर 2-3 महीने क्राइम की चीजों पे बात करते रहे, फिर अचानक बोलते हैं नहीं सर वो पहले वाला ही ठीक था। मैंने हाथ जोड़ लिया, बोला सर 1 साल हो गया है ना, कुछ आपसे मिला नहीं हमारे को, तो इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये हालत है अभी मार्केटिंग को लेकर के। मतलब ये हालत मुझे लग रहा है शायद सभी कला जगत में छाई हुई है, क्योंकि हर कलाकार और हर कला जगत इससे कहीं ना कहीं छुआ हुआ है, अनछुआ नहीं है, ये हालत है। अभी आपने हीरोइन की बात करी तो जहन में एक सवाल आया है, और ये सवाल आया हमारे वो प्रशांत भाई है ना, वहाँ से आया है। उनका ये पूछ रहे हैं वो कि आपकी शादी 2003 या 4 में हो गई थी, 5 में हो गई थी, आप मुंबई गए, और मुंबई जाकर कभी आपको ऐसा लगा कि थोड़ा और रुक जाता? मतलब नहीं, मैं तो यही था शादी के समय, और यही शादी के समय यही थे। हाँ, और सुनो मुंबई गए, नहीं, और जब आप इस तरह से काम कर रहे थे फिल्मों में, कभी ऐसा लगा कि थोड़ा सा और रुक जाता? 1 साल 2 साल? मैं बताऊं बात क्या थी कि मैं तो, मेरा सवाल नहीं, ये उनका सवाल है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। मैं एक्चुअल में रुकने ही वाला था, सच बोल दो कि मैं तो तय करके आया था कि मुझे वापस नहीं जाना है, क्योंकि जैसे ही शादी तय हुई और तभी मैंने तय कर दिया था कि अब मैं जयपुर में ही रहूंगा। लेकिन वो हुआ ये कि 1-1.5 साल हो गया, फिर बाद में वो वहां से बुलावा आया, और कहीं ना कहीं मेरी बीवी के मन में भी था कि उसको बॉम्बे में रहना है, तो उसने मुझे धक्का दे दिया। सवाल ये था कि मुंबई जाकर आपको क्या रियलाइज हुआ कि शादी के लिए मुझे 1-2 साल और रुक जाना चाहिए? नहीं। अच्छा, नहीं, क्योंकि क्या है नहीं यहाँ पे भाभी, यहाँ पे नहीं ऐसा नहीं हुआ। लेकिन देखो आई है बात सामने, इसीलिए आज सुशील भाई सामने बैठे हुए, बोले आज मैं पोल खोलूंगा। नहीं ऐसा नहीं हुआ, सच में नहीं हुआ, क्योंकि डेली सोप करते आए थे उस समय, तो डेली सोप में टाइम ही नहीं मिलता था, कई हीरोइन सोचने का भी टाइम नहीं मिलता था कुछ और, बल्कि झगड़े हो जाते थे कि फोन नहीं किया आज। नहीं, तो झगड़ों के बाद में कभी रियलाइज हुआ कि ये झगड़ा डेली का झगड़ा है? सच बोलूं मेरे को नहीं हुआ। अच्छा, दिल से बोल रहे हो? हाँ, दिल से। पक्का? मतलब वो कहते हैं ना कि कसम खा के बोल रहा हूँ वाली बात।
अच्छा दादा, चलिए थिएटर की बात हुई, आपके एक्टर्स की भी बात चल रही है, एक्ट्रेसेस की भी बात चल रही है। आपको लगता है कि जब टीवी के लिए कोई एक्टर काम कर रहा है या फिल्मों के लिए कोई काम कर रहा है तो उसको थिएटर की समझ या थिएटर की नॉलेज होनी चाहिए? देखिए ऐसा थिएटर किया हुआ होना चाहिए, उसका अनुभव होना नहीं, चाहिए। ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, मतलब क्योंकि बहुत सारे एक्टर ऐसे टकराते हैं वहाँ पे, बल्कि जो जिनका बैकग्राउंड कोई थिएटर का नहीं है वो अपनी सेल्फ तैयारी के साथ आए होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट की थिएटर करेंगे तो ही आपको वहाँ पे काम मिलेगा। हाँ, थिएटर हेल्प बहुत करता है। अगर आपने थिएटर किया हुआ है और आपको चांस मिलता है वहाँ पे, तो आप कहीं ना कहीं वो दूसरे लोगों से थोड़ा आगे होते हो, क्योंकि आपके पास एक एक्सपीरियंस है, आपने एक थिएटर किया है, तो ऑब्वियसली ऑलरेडी वो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो चुका होता है, तो वो उनसे आगे होते हैं। लेकिन मैंने ये भी नोटिस किया है, मेरे को ध्यान है, नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक एनएसडीएन थे, वो बहुत उन्होंने एनएसडी में नाम कमाया। हाँ। तो वो मेरे पास एक हम शो कर रहे थे, तो 3 बार ऑडिशन देने आए वो, और मैं जैसे ही एक्शन बोलता था हमको पसीना छूट जाता था कसम से, जबकि वो उन्होंने बहुत थिएटर किया और बहुत अच्छे अच्छे प्लेस किए, नाम था उनका। लेकिन वो तीनों बार आए और आखिर में उन्होंने वो थिएटर नहीं कर पाए, वो कैमरा फेस नहीं कर पाए। जबकि उनकी वाइफ आती थी साथ में, वो भी एनएसडीएन थी, उन्होंने हमारे साथ रोल किया, अच्छा काम किया, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो ऐसा भी थिएटर वालों के साथ कई बार होता है, जो मैंने थिएटर के लोगों के साथ नोटिस किया है, क्योंकि वो एक कैमरा फेयर अलग होता है, क्योंकि आपको ऐसे कैमरा के सामने अकेले खड़ा कर दिया जाता है। अभी थिएटर में कैसा है, हमको आदत है घूम फिर के काम। अब जब आप कैमरा के सामने आओगे तो आपको बांध देंगे हम कि आपका इतना फ्रेम है, इतने में ही आपको सारी अपनी कलाकारी दिखानी है, तो वहाँ थोड़ा बंद जाता है आदमी। तो थिएटर के एक्टर के साथ थोड़ी सी वो प्रॉब्लम टेक्निकली होती है कि वो थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस करता है, क्योंकि उसको हाथ पांव खोलने की आदत है, उसको चलने फिरने की आदत है, हम सिखाते हैं वैसा। एक प्रॉब्लम इस तरह की भी आती है कि वो थोड़े लाउड होते हैं। तो जैसे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस, तो मेरे को ध्यान है, हालांकि मैं उनको सही नहीं मानता, मेरे को ये कहा गया था कि सर हमको थिएटर के लोग नहीं लेने हैं क्योंकि वो बहुत लाउड होते हैं। तो वो मेरे को लगता है थिएटर जो करके जाता है उसको थिएटर का फायदा तो बहुत है, लेकिन उसको ये सब चीजें थोड़ी सी वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि थिएटर में हम लाउड एक्टिंग करते हैं, क्योंकि दर्शक हमारे सामने होते हैं, दूर होते हैं, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा वर्क करती है, हमारी जो प्रोजेक्शन है वो हाई रखना पड़ता है। लेकिन जब आप कैमरा के सामने हो तो आपको इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, कैमरा बहुत बारीकी से सब चीज़ें पकड़ता है, तो वहाँ पे आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो ज़्यादा मायने रखते हैं, नेचुरल। हाँ, जैसे अभी आपके पास 4 तरह की विधाएं हैं। अभी आपके पास फिल्म है, आपके पास ओटीटी है, आपके पास जो है थिएटर है, आपके पास जो टीवी है। चारों जगह अगर आप नोटिस करोगे बहुत गौर से, अगर आप चारों चीजें देखोगे तो आपको बहुत बारीकियां दिखाई देगी एक्टिंग की थोड़ी सी। जैसे अभी अपन ने थिएटर की बात की, थिएटर में हम लाउड होते हैं थोड़ा सा, हम पूरी बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, हम स्पेस का यूज करते हैं। फिल्म इससे नजदीक है कहीं पे, जब हम फिल्म की बात करते हैं तो फिल्में थिएटर के नजदीक है, इसीलिए थिएटर के एक्टर फिल्मों में बहुत जल्दी वर्क करते हैं। आप देख लीजिए, आपके सामने मनोज वाजपेयी जी हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हैं, ये फिल्मों में बहुत जल्दी गिरो किए, क्योंकि वहाँ पे आपके पास है एक फ्रेम है बड़ा लंबा खुला हुआ कि जिसमें आपको सब कुछ करने की छूट है, वहाँ पे डायलॉग बाजी भी है, तो कहीं ना कहीं फिल्म और थिएटर रिलेट करते हैं आपस में। लेकिन आप टीवी पे आओगे तो टीवी पे हम लाउड नहीं होने देते, टीवी पे हम उनको बांध देते हैं, क्योंकि क्लोज का माध्यम है, तो हम इतने से फ्रेम में खड़ा कर देंगे कि आपको इसमें ही सब बोलना है। अब जैसे मुझे लगता है कि थिएटर एक्टिंग जो है वो सिर्फ रिएक्टिंग है, मतलब एक्टिंग इज रिएक्टिंग, एक लाइन में बोलूँ तो अगर आप रिएक्ट करना जानते हो तो ही आप एक्टर हो मेरी नज़र में, नहीं तो आप एक्टर नहीं हो। क्योंकि डायलॉग बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, डायलॉग हम आम जिंदगी में सारे दिन बोलते हैं, हम आम जिंदगी में एक्टिंग भी करते हैं। आप मेरे से अलग बात करोगे और दूसरे से अलग, तो वो एक्टिंग ही है हमारी। तो मुझे लगता है जो रिएक्ट करना जानता है ना वो एक्टर है। तो वो जो रिएक्शन है ना, वो उसमें भी हमारे थिएटर के लोग कहीं ना कहीं थोड़े से कमजोर होते हैं। हो सकता है किसी को मेरी बात से ऑफेंस हो, लेकिन मैंने ऐसा नोटिस किया वहाँ काम करते हुए। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आज आए हुए हैं थिएटर से हैं, तो यकीनन वो सवाल भी जब हम ओपन सेशन करेंगे तो उनके सवाल भी, क्योंकि मैंने नोटिस किया वहाँ पे काम करते हुए कि जब हम उनके साथ एक्ट करते हैं जैसे थिएटर के लोगों के साथ में, तो वो कहीं ना कहीं जब रिएक्शन की बारी आती है ना, तो थोड़े से वो या तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएंगे या फिर नहीं होंगे। वो एक सेटल्ड जो होता है ना वो नहीं होता, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, वो थिएटर पे हम उस तरह से ही सिखाया इसी तरह से जाता है, क्योंकि थिएटर का अलग विधा है, यहाँ पे आपको एक अलग चीजें काम करते हम कहते हैं हाथ उठाओ ना, हाथ को दबा रखा। अब जैसे आप ओटीटी पे जाओगे, जो अभी नई चीज शुरू हुई है वेब सीरीज वगैरह, तो वहाँ पे बहुत रियलिस्टिक है,
वहाँ पे आपको एक्ट करना ही नहीं है। ये मैं यही जानना चाह रही थी, अभी ओटीटी की बात चल रही हाँ। थी, वेब की बात चल रही थी, वेब सीरीज की। तो वेब कंटेंट में आपको सबसे ज्यादा आकर्षित क्या करता है? अगर आपको एज ए डायरेक्टर कहा जाए कि आपको वेब सीरीज बनानी है या ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कुछ करना है, उसको सबसे ज्यादा फैसिनेट या सबसे ज्यादा आकर्षित क्या करता है? देखिए, मुझे लगता है वेब इस समय एक सबसे अच्छा माध्यम है डायरेक्टर्स के लिए। हाँ। इसलिए सारे डायरेक्टर लगभग कोशिश करते हैं कि हमको कोई वेब शो मिले, क्योंकि उसका रीज़न है कि वहाँ पे जो है ना एक छूट है, आपको आज़ादी है, हर तरह की चीज़ आप दिखा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सेंसर नहीं है। बाकी सारी चीज़ों पे सेंसर लागू होता है। आप थिएटर में भी कहीं ना कहीं कुछ लोग खड़े हो जाएंगे कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, लेकिन उस पर अभी तक कोई सेंसर नहीं है, क्योंकि वो इंटरनेट की चीज़ है ना। तो वहाँ पे एक आज़ादी ये है कि आप अपने हिसाब से, जिस तरह से आप विजुअलाइज कर रहे हैं, जिस तरह से आपने सोचा है, आप वो हर चीज़ वहाँ पे लोगों को दे सकते हैं, जो आप देख भी रहे हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें फुहड़ता, नग्नता, गाली गलौज, ये मेरे मतलब मैं पर्सनली इनको पसंद नहीं करता। तो मुझे लगता है ये चीज़ों से वहाँ भी बचना चाहिए। हालांकि पता नहीं लोगों को वही पसंद आ रहा है, इसलिए लोग वही बना रहे हैं। बात की कि उसमें कोई सेंसरशिप नहीं होती है, दोस्ती में भी सेंसरशिप नहीं होती है। तो आपके एक दोस्त है हमारे जफर भाई, वो है, तो जफर भाई आपका स्वागत है। चलिए, जफर भाई जो है वो आज वनस्थली जो महाविद्यालय है वहां पर आज असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में है हमारे जफर भाई। माइक और माइक माइक आशीष, नहीं, जब तक ये लेते हैं ना लोग। हाँ जी दादा, कैसा लग रहा है आज आपको ऐसे आमने सामने बैठ के? वैसे तो आप हमेशा ही बैठते हैं, लेकिन इस तरह से इस मंच पे ऐसे बैठे हैं आप। अभी ये कहा जा सकता है कि जो मतलब हमारी जैसी दोस्ती रही है, हाँ, उसमें आज एहसास हो रहा है कि मैं सेलिब्रिटी का अच्छा, आपने और धर्मेंद्र भैया ने, दोनों ने तकरीबन एक ही समय पे रंगमंच की शुरुआत की थी। रविंद्र रंगमंच से आपका गहरा नाता रहा है, तो कई आपने संघर्ष भी इनके देखे, इनके जीवन के उतार चढ़ाव भी देखे, दोनों ने यकीनन एक दूसरे के उतार चढ़ाव देखे। आपने इनका वो समय भी देखा जब शादी भी हो रही है, उसके बाद का भी समय देखा कि जब वहां पर भी टीवी शोज कर रहे हैं, कभी ये भी हुआ कि वापस आ गए, कोरोना समय भी देखा। कभी ऐसा महसूस हुआ कि बंदा भाव खा रहा है? नहीं, कभी अच्छा, नहीं सच सच बताइए। बिल्कुल। अच्छा, ये इसमें छुपाने वाली बात है। क्या इनका क्या मतलब दोस्ती की गहराई क्या है, क्या गहरापन है, क्या अच्छी बात है जो आपको बहुत ज्यादा इनकी तरफ खींचती है? मतलब मैं तो एक वाक्य में कहूँगा, यारों का यार है, कोई मसला नहीं है। मतलब ये कहीं भी एहसास करवाया नहीं कि मैं आज यहाँ हूँ या कहाँ हूँ, नहीं। हाँ, वही दोस्ती का लेवल वही है। उतने ही सहज वो है। बड़े बड़े शो कर रहा था, फिल्में कर रहा था, तब भी आता था तो खुशी गर्मजोशी से। कभी नाटक के दौरान ऐसा हुआ कि आप दोनों के कोई मतभेद हुए हो और उसके बाद में लगा यार अब तो मनभेद हो गया? नहीं, मतभेद के बाद में कभी मतभेद नहीं हुए। हालांकि वो मेरी बात अक्सर मान लिया करता था कि यार अक्सर। मुझे ये रोल करना है, तो जनरली वो हाँ। रोल में करता था। हाँ। तो वैसे मतभेद नहीं, कभी चलती किसकी थी जब आप तो डायरेक्ट कर रहे हैं नाटक? नहीं, वो मेरी चलती थी, उसमें नहीं बोलते थे वो कभी भी। काम में वो नहीं, लेकिन अभी आपने बोला कि वो आपकी बात मान लिया करते तो मान थे। ले जैसे कि यार कोई अभी वो कह रहे हैं उनकी चलती थी। कास्टिंग में अच्छा। जैसे कोई प्लान उठा रहा है तो डिस्कस करते तो यार पहले बताते ना, तो हम कास्टिंग के लिए पहले आपको अप्रोच करते। नहीं, एक बात आपको कहना चाहूंगा मैं। हाँ। हेलो। चल रहा है दादा, चल रहा है। तो उसमें हम बॉम्बे में एक सीरियल करने वाले थे। हाँ, 2003 की बात है ना, शायद वो 2003 के आसपास की बात है। एक उर्दू चैनल के लिए शो था 250 एपिसोड का, गुलब शाह के नाम से। तो उसमें मैं एसोसिएट डायरेक्टर भी था और सेकंड यूनिट डायरेक्टर भी था। तो उसमें जो मेन डायरेक्टर था वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। तो हम लोग एक जो हीरो है उसके बड़े भाई के लिए बहुत हमने, मतलब ऐसा था कि ऑडिशन पे ऑडिशन किए जा रहे जी। थे और हमको कोई पसंद नहीं आ रहा था। मतलब ऐसा चल रहा था कि नहीं, कोई नहीं बैठ रहा है। तो मैंने उसको एक दिन ऐसे ही कहा कि मैं बोला यार तबरेज, एक दोस्त है मेरे जयपुर में, जफर भाई, मैं उनको बुलाता हूँ, एक हम ऑडिशन लेते हैं, खाली होगा तो ठीक है, नहीं वापस भेज देंगे, क्या दिक्कत है। मैंने इनको फोन किया, ये तुरंत आ गए और आप मानेंगे नहीं कि जैसे इन्होंने ऑडिशन दिया वो ये ओके हो गए और इन्होंने वो पूरा शो किया वहाँ पे। तो ये कभी कभी लक भी होता है। ये मतलब मेरी दोस्ती का खाली इतना फायदा था कि चलो मैंने एक सजेस्ट कर दिया, लेकिन वो इनकी वो मेहनत और इनका तजुर्बा भी था कि उन्होंने पहली बारी में वो चीज़ दे दी उस ऑडिशन में जो शायद ढूंढ रहे थे। और इन्होंने बहुत, मतलब एक टाइम उस शो में ये आ गया था कि ये मेन किरदार हो गए थे हीरो की जगह।
क्या बात है, क्या बात है। तो दादा कभी ऐसा इनके जीवन में कोई वाकया आया, कोई ऐसी घटना जब इनको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हुई, या मतलब आपको लगा कि अब मुझे यानी जफर को, धर्मेंद्र को संभालना है, कोई ऐसा जीवन क्या इनका? नहीं, ऐसा तो अभी तक ऊपर वाले की कृपा है कि ऐसा कोई केस आया नहीं जी। और वैसे तो हम कभी बहुत इमोशनल हुए हो, कभी इमोशनल हुए हो, कभी कोई ऐसा वाकया? तो देखो अभी इतनी अच्छी दोस्ती है तो कई बार ऐसा होता कभी है इनकी कि कोई काम ऐसी- नहीं हाँ। है या ये दिक्कत है, तो वो तो आपस में दोस्तों में शेयर होती है। कोई ऐसी बात जो सिर्फ आपको पता है, जो उन्होंने बताई है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ। एक बात है जो थोड़ा मजाकिया है। ये उन दिनों की बात है ये जी। जब हम मतलब बॉम्बे, मैं भी बॉम्बे में था, उस दिन हम गुलमशाही कर रहे थे, तो सिगरेट वगैरह पिया करते थे। जी, अब ये जी। डायरेक्टर थे, तो हम लोगों का तो शूटिंग जल्दी खत्म हो जाता था, हम आ जाते थे 5, 7, 8, 9 बजे कमरे पर, जी। खा पी कर हम लोग अपना रेस्ट करते थे। ये साहब आते थे 11 समथिंग, अब आता था तो ये हम 3-4 दोस्त थे साथ, तो ये पैकेट लाता था, एक सिगरेट हम सबको दी और ठीक है, हम भी सोचे लेके आए यार दोस्त, चलो एक सिगरेट हमने पिया, हम सो गए। अच्छा, शूटिंग के बाद भी इसको टीवी देखने का शौक था, तो आके फिल्म चला के देखता रहता, हम सब सो जाते, टीवी देखता। अब एक आध बार हमने देखा रात को 1-2 बजे हमारी आंख खुल रही है, ये बैठा बैठा सिगरेट पी रहा है। सिगरेट तो खत्म हो गई थी यार, सिगरेट कहाँ से आई? अच्छा, पैकेट ये फेंक दिया करता था ऐसे, हाँ, हमको देख के हाँ। पैकेट जो डस्टबिन की तरफ फेंक देता था। जी। हमको लगा खत्म हो गई यार सिगरेट, एक बांट दी इसने 4 सिगरेट खत्म। और रात को चुपचाप बैठा हुआ टीवी देखता है साहब, इसमें सिगरेट कहाँ से आई इतनी रात को? तो एक दिन हमने पकड़ लिया, इसे जैसे ही फेंका हम लोग पैकेट की तरफ भागे, ये भी भगा, तो मालूम चला कि पूरा पैकेट भरा हुआ था। ऐसा हुआ बस, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं। मतलब छुपे रुस्तम रहे हाँ, कहीं ना वो- कहीं, वो- दोस्ती में भी मतलब। वो दोस्तों का भी 4 दोस्त कमरे में साथ रहते थे, जी। तो वो सभी तो एक झटके में खत्म हो जाते मतलब उस थे। दिन एक उस पैकेट के लिए आपने अपनी दोस्ती। वो मजाक की बातें थी। मजाक की बात है, तो हमको पिलाता तो था ही, लेकिन सारी नहीं बचा के रखता था, सुबह फिर मांगेंगे, ये सहमत थी ना। आज आपको इस मंच पे धर्मेंद्र भैया के लिए कुछ कहना हो, क्या कहेंगे अपनी दोस्ती के लिए, या इस इंसान के लिए, इस शख्सियत के लिए? आज उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, आपने इनके सारे दिन देखे हैं, क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि आज का जैसा दौर है उसमें कहूंगा कि यार अपनी सादगी बचाते रहें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और दादा आप जफर भाई के लिए? देखिए, जफर भाई मेरे सबसे पुराने साथी हैं। हमने साथ में थिएटर शुरू किया था, तो इनके साथ मेरा एक आत्मीय लगाव है जो सबसे अलग है, और मैं इनको कहीं ना कहीं मतलब एक भाई की तरह देखता हूँ पूरी तरीके से। तो जब भी मेरे को कोई बात होती है तो मैं इनको कॉल करता हूँ और इनसे बताने में परहेज नहीं करता। हालांकि सुशील से भी बहुत मेरा अच्छा वो है। नहीं, बात पलट रहे, सुशील से ही अच्छा है। हाँ, लेकिन उनसे पहले, सुशील से पहले से इनसे जुड़ा हुआ हूँ जी। नहीं, तो देख लो, इसलिए देख लो वो सुशील एक भैया, देख लो अब आप, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, अब आप भी बातों को मोड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, आग पूरी लगेगी आज, तमाम आग लगने वाले हैं। जी दादा, तो आप इनके लिए कुछ कह रहे थे? मैं यही कहना चाहूंगा, जो इन्होंने कहा वही बात है कि हम मतलब जफर भाई को कुछ भी बोल दो, कभी भी कुछ भी करने के लिए वो एकदम तैयार रहते हैं। दोस्ती की जो बिल्कुल, सहजता हाँ। है वो आप दोनों की ऐसी मतलब है, हम चाहते हैं। जैसा मैंने आज उनको कहा वो तुरंत आ गए, वनस्थली में थे, अभी उनको भले ही रात को वापस जाना पड़ा, लेकिन आ गए वो। ये बात हाँ। आज आपका ही जादू है कि आज सुशील भाई आए हुए हैं, घनश्याम भाई आए हुए हैं, चंद्रदीप हाड़ा जी आए बिल्कुल, हुए मैं हैं, सबको- नरेंद्र अरोड़ा साहब आए हुए हैं, संदीप लेले साहब आए हुए, कितने तमाम रंगमंच के जाने पहचाने लोग मैं देख रही हूँ, वो आए हुए हैं। और जफर भाई, ये मेरे डैडू है एक्चुअली, एक नाटक किया था कन्यादान, उसमें ये मेरे पिताजी बने थे, तो ये डैडू है, मैं इनको डैडू डैडू ही कहती हूँ। तो डैडू ने आज आकर आशीर्वाद दिया, बहुत बड़ी बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जफर अच्छा, भाई। ये देखो एक बात मैं भी एक हाँ, ऑन कैमरा बोल दूं, माइक, जो माइक। पसीना आ रहा है, कहीं ऐसा ना सोच लेना कि मैं कैमरा की फेसिंग की वजह से पसीना आ रहा है। मैं क्या सर्दी के इंतजाम से आया था और यहाँ गर्मी का एहसास है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच जफर भाई। तो ये ले लीजिए आप। ये दोस्ती ऐसी ही बनी रहे, बतियन की गली की, हम सब की यही एक
शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। और रंगमंच असल में ऐसी ही दोस्ती, रंगमंच में ऐसी ही दोस्तियां पनपती हैं। ऐसे बहुत सारे दोस्त, ऐसे बहुत सारे किस्से हम लोग आए दिन देखते रहते हैं। जो मुझे भी याद है, गगन भाई का अपना एक ग्रुप हुआ करता था, सब आप लोग साथ के हैं, अच्छी बात है। गगा, आपने राजस्थानी फिल्में भी की हैं और शॉर्ट फिल्में भी बनाई हैं, तो राजस्थानी सिनेमा की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो क्या खासियत आपको लगती है जो बाकी फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ की संस्कृति जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है जी। चाहे आप राजस्थान की देख लो, गुजरात की देख लो, पंजाब की देख लो, तो मुझे लगता है यहाँ पे हमारे पास बहुत कहानियाँ हैं, हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, हमारा संगीत बहुत अच्छा है, हमारे पास गायक बहुत अच्छे अच्छे हैं, संगीतकार बहुत अच्छे हैं जिन्होंने आज बॉलीवुड को बहुत कुछ दिया है। तो लेकिन उनका इस्तेमाल यहाँ नहीं हो पा रहा। मतलब मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि हालांकि मैं भी बहुत सोच रहा हूँ पिछले 2 साल से, मेरे एक टारगेट है कि मुझे एक राजस्थानी फिल्म बनानी है, इंडिपेंडेंट। आपने बनाई भी है बीन? नहीं, वो मैंने स्टेज, अगर आप लोगों ने देखी हो, बहुत ही अच्छी फिल्म थी जिसमें सुशील भाई, घनश्याम भैया, ये तमाम एक्टर्स बतौर एक्टर इन्होंने काम किया था, आपने डायरेक्ट। हाँ, लेकिन वो हमने स्टेज के लिए किया था, मैं नहीं थी। हाँ जी। तो वो हमने स्टेज के लिए किया था। पर मुझे क्या लगता है ना कि एक इंडिपेंडेंट जो वर्क होगा ना, जैसे अभी भी फिल्में बन रही है, बहुत बन रही हैं, आए दिन मैं खबरें पढ़ता रहता हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो दर्शकों तक नहीं पहुँचती है। अब वो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं यहाँ पे बहुत सबके बीच में रहा नहीं हूँ, इंडस्ट्री वालों के बीच में जो यहाँ काम करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं फिल्में बनाते हैं, लेकिन वो दर्शक तक कैसे जाएगी, इसके ऊपर उनका कोई किसी तरह का तैयारी नहीं होती है। क्योंकि जब तक दर्शक तक चीज़ नहीं पहुँचेगी, और आज विज्ञापन का ज़माना है, आप देखो बॉलीवुड की फिल्म वाले भी पूरे देश में घूमते हैं, मतलब उससे बजट बढ़ता है, मानता हूँ मैं, लेकिन आपको वो बजट उस फिल्म के साथ में सोचना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं आपके विज्ञापन का बजट, आपके जो थिएटर्स में उसको रिलीज करने का बजट, ये सब बजटिंग उसके साथ में करनी पड़ेगी। अगर आप सपोज एक 20 लाख की फिल्म बना रहे हैं, तो आपको 10 लाख रुपए और उस चीज़ के लिए सोचने पड़ेंगे, तभी आप उम्मीद करेंगे कि आपके पैसे वापस आएंगे। नहीं तो आप खाली फिल्म बना लो, एक आप राज मंदिर में या जैन सिनेमा में एक उसका प्रीमियर कर लो, अपने जानकारों को बुला लो, उनको दिखा लो, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। हालांकि मैं ये बातें यहाँ बैठ के कर पा रहा हूँ, जो यहाँ बैठे हैं उनको उनकी कुछ प्रॉब्लम होगी, मान रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है इस चीज़ पे जब तक वर्कआउट नहीं होगा ना, क्योंकि मैं अभी तक क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मैं भी इस चीज़ पे ही विचार कर रहा हूँ कि मैं कैसे उसको पब्लिसिटी करूँगा, कैसे उसको मैं थिएटर्स में रिलीज़ करूँगा। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में लेके चल रहा हूँ, ताकि खाली फिल्म ना बने, फिल्म बनने के बाद में वो दर्शकों तक जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि राजस्थानी फिल्में अपने आप में एक ज़माना था, मैंने उस समय की फिल्में देखी है, नीलू जी के साथ मैंने काम किया हुआ है, नीलू जी को मैंने डायरेक्ट किया 2-3 शोज़ के अंदर। तो नीलू जी बहुत, एक ज़माने में यहाँ की श्रीदेवी कहलाती थी वो, तो वो बहुत अच्छी इंसान है, उनके साथ मैंने बहुत अच्छा काम किया है सीरियल्स के अंदर। तो एक ज़माना वो भी था कि जब राजस्थानी फिल्में इस तरह से हिट होती थी, तो आज क्यों नहीं, जबकि आज तो मतलब बहुत सारे साधन हैं, आज टेक्निक्स बढ़ गई है। तो मुझे लगता है वो टेक्निकलिटीज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा फिल्म मेकिंग के अंदर, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत बड़ी है। मतलब आज भी राजस्थान के गाने सुनो आप जब ये देख लो, आपके सामने उदाहरण है, आप ये इंडियन आइडल आता है, तो जैसे वहाँ पे कोई राजस्थानी गायक जब आता है तो उसको बहुत अलग एप्रिसिएशन मिलता है। हाँ, राजस्थानी संगीत जो है, हाँ, जो मिट्टी का है, जो असल माटी का संगीत है, चाहे वो गीत हो या संगीत हो, इसकी एक अलग ही कलरफुल है। हम यहाँ पे हमारा राजस्थान तो कलरफुल है, जैसे गुजरात है। तो वो जो जब चीजें जब स्क्रीन पे आएगी, अच्छे से आएगी, तो वो प्रभाव डालेगी। डेफिनेटली। तो यानी इस तरह से कहीं ना कहीं राजस्थानी फिल्में, राजस्थानी सिनेमा जो है वो प्रमोट होगा। आपका भविष्य में है कि आप राजस्थानी यहाँ आके या मुंबई से ही राजस्थानी सिनेमा? नहीं, मैं उसी कोशिश में लगा हुआ हूँ। मैं सुशील से भी यही बात करता रहता हूँ, ये घनश्याम जी से भी मैंने इस विषय में बहुत बात की है। मैं यहाँ पे जो भी लोग साथ वाले हैं जो इस चीज़ में सहयोग कर सकते हैं, हम प्लान तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्लानिंग वही है कि जब ये सारी चीज़ें एक साथ होगी ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि चीज़ बने और वो कुछ लोगों तक सीमित रह जाए। वो अच्छी बनेगी बुरी बनेगी बाद की बात है, लेकिन हमको तैयारी पूरी करनी पड़ेगी कि ताकि हम दर्शकों तक तो पहुंचाएं। हाँ। जब तक और दर्शक हैं, अगर कोई ये कहता है कि राजस्थानी फिल्मों के लिए दर्शक नहीं है, मैं उसे नहीं मानता, क्योंकि आपके सामने उदाहरण है एक OTT जो आज लाखों से करोड़ पे आ चुका है खर्चा करने में। आज वो बॉम्बे के लोगों को बुला के राजस्थानी काम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको यहाँ वो कहते हैं यहाँ पे मेकर्स नहीं है हमारे पास। तो ये मुझे, हालांकि ये बात तो समझ में नहीं आती, लेकिन अभी राजस्थानी जो कंटेंट है वो बॉम्बे के लोगों को बनाने को दिया जा रहा है, तो उनको वो ज़्यादा पैसे भी दे रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं उन्होंने कमाया है, उनको दर्शक मिले हैं, इसलिए वो और खर्चा कर रहे हैं, तो क्यों करते वो। दादा एक सवाल आ रहा है, अभी आपने बोला कि उनको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, ऐसा क्यों होता है कि राजस्थान के एक्टर्स अगर बॉलीवुड फिल्मों में काम कर रहे हैं, तो मैंने अक्सर सुना है, मेरा बहुत कम तजुर्बा रहा है इसमें, लेकिन उनको उतना पेमेंट नहीं मिलता जितना आप मुंबई के एक्टर्स को, चाहे से वो जूनियर आर्टिस्ट ही क्यों ना हो या कहीं और है, कोई और एक्टर्स हो, उनको उतना पैसा मिलता है, लेकिन जैसे ही वो राजस्थान में आके शूट करते हैं ऑटोमेटिकली जो राजस्थान के एक्टर्स हैं उनका पैसा कम हो जाता है। नहीं, मुझे लगता है वो यहीं से ही शुरू हुआ होगा, देखो कहीं ना मतलब कहीं राजस्थान के एक्टर्स यहीं से ही शुरू हुआ होगा। जी। भले ही वो एक्टर्स ने ना किया हो, एक्टर्स को कोऑर्डिनेट करने वाले बंदे ने किया हो, वो शुरू तो यहीं से हुआ है, कम पैसा मिलने का। हाँ। वो लोग वहां से ये सोच के नहीं आए जी। कि उनको नहीं पता, उनको थोड़ी पता है कि यहाँ पे क्या रेट है, वो यहीं के लोगों ने तय की होगी, जब भी की होगी, जब शुरुआत हुई होगी, क्योंकि शुरू में मुझे लगता है शुरू में ऐसा था, फिर धीरे धीरे ये होता गया, क्योंकि क्या होता है जनरली जब बड़ी कास्टिंग होती है, बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, तो किसी एक कोऑर्डिनेटर को पकड़ा जाता है। अब वो जो कोऑर्डिनेटर है वो उनसे क्या ले रहा है और उनको क्या दे रहा है, ये भी एक अंतर की चीज है। और क्या होता है जब वो लोग अब लगातार आए यहाँ पे, तो उनको पता चली जाता है कि अरे यार ये तो यहाँ पे इतने पैसे में काम कर रहे हैं, तो फिर वो एक रेट बन जाती है अपने आप ही। और अभी तो वहां पे सबको पता चल गया, क्योंकि राजस्थान में बहुत काम होता है, तो अभी ज्यादातर लोगों को, जो वहाँ के प्रोडक्शन के लोग हैं, वो यहाँ के जो काम करके गए हैं, तो आपस में बातचीत तो होती है, तो सबको अंदाजा हो गया, तो कहीं ना कहीं वो उसी उसमें आ गए। और एक हमारी भी कमी है कि हम ना करना नहीं जानते। अगर मान लो मेरे को कोई बुलाता है, बोलता है आपको इतने पैसे दूंगा, और मुझे उस पैसे में काम नहीं करना है तो नहीं करना है, लेकिन अगर मैंने हाँ भर दी तो फिर वो भी एक कमी है कि हमको ना करना भी सीखना पड़ेगा उसके लिए। यानी एक्टर्स को अपना जो अनुभव है या जो उसके पास टैलेंट है उसकी कदर आनी चाहिए। हाँ, वो बनानी पड़ती। अभी आप सोचो ना कि एक स्टार होता है जो अपनी मुंह मांगी कीमत ले लेता है, क्यों? क्योंकि उसने बनाई है वो, तो वो कहीं ना कहीं तो वो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। अच्छा, अभी आपने हाल ही में सुभाष घई साहब प्रोडक्शन हाउस में काम किया, जानकी सीरियल आपने बनाया जो कि दूरदर्शन में टेलीकास्ट हुआ था। सुभाष घई साहब के साथ में काम करने का तजुर्बा या कोई ऐसी चीज जो आपको आज भी अपने करियर के लिए एक बड़ी सीख के रूप में लगती है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सुभाष जी से जब पहली मीटिंग हुई तो जिस बंदे ने मुझे उनसे मिलने भेजा था, उसने मुझे एक मंत्र दिया था जो काम किया। उसने बोला कि सुभाष जी को थिएटर के लोग बहुत पसंद है, तो वहां जाके उनसे थिएटर का जिक्र जरूर करना। अच्छा। तो मैं मिला उनसे, जब बातचीत चली तो मैंने थिएटर का जिक्र कर दिया, और थिएटर की हमारी अच्छी खासी बातचीत हुई, नाटकों को लेके, उनको लेके, तो ऐसे हमारा मन मिल गया। और फिर उनके लिए कैसा था कि उनके लिए ये पहला एक्सपीरियंस था टीवी सीरियल का एज ए प्रोड्यूसर, तो उनको बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि क्योंकि वो फिल्म किए हुए आदमी हैं, उनको फिल्मों का पूरा तजुर्बा है, लेकिन सीरियल्स का कोई तजुर्बा नहीं। तो उन्होंने पूरा 1 महीने तक तो सिर्फ पूछा कि क्या परेशानियां हैं टीवी सीरियल्स की, कैसे वर्किंग आवर्स है, कैसे काम होता है, मैं उनको वही गाइड करता रहा। तो लेकिन फिर भी मुझे जो वहाँ पे एक परेशानी भी आई या उसको तजुर्बा भी कह लो कि ये पहला एक्सपीरियंस था जिसके 250 एपिसोड का पूरा शो था। वो 250 एपिसोड पहले उन्होंने रेडी किए, बाद में शूटिंग पे गए। नहीं तो टीवी सीरियल में ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे साथ में। मतलब मैं 25 साल से वहाँ काम कर रहा हूँ, तो मुश्किल से 5-6 एपिसोड हम लिखते हैं शुरू में और फिर शूटिंग पे चले जाते हैं। उसके बाद वो 1 वीक की टीआरपी देखी जाती है, उसके हिसाब से कहानी आगे पीछे हो जाती है। लेकिन इनका ऐसा नहीं था, ये फिल्म वाले आदमी थे। इनको लगता था कि जब तक कहानी पूरी हमारे पास नहीं होगी तो कैसे शूट करेंगे हम। तो पूरा इन्होंने हाँ, तो वो उन्होंने 1 साल तक हमारे को वो कहानी की मीटिंग्स, तो उसमें फाइनेंशियली बहुत परेशानी हुई, क्योंकि 1 साल तक हमने सिर्फ मीटिंगें की, कुछ कमाया ही नहीं जी। लेकिन ये है, उनके साथ बैठ करके सीखा बहुत। जैसे उनका ये था कि कैरेक्टराइजेशन पे बहुत सॉलिड उनका हाथ है उनका। जी। आपने उनकी फिल्में देख लो कि आपको एक से एक कैरेक्टर मिलेंगे जी। तो उनके साथ में ये था कि एक चीज़ ये सीखने को मिली कि उनका एक कहना था कि अगर कैरेक्टर्स हमारे ऐसे हैं जो लोगों को पसंद आ गए, तो आप कैसी भी कहानी दो, लोग उसको कैच कर ही लेंगे। अच्छा दादा, अब सीरियल्स की बात चल रही है, ऑडियंस सब सामने बैठी है, हम आज सीरियल देखते हैं और 10 दिन बाद उस सीरियल को वहीं से देखते हैं, तो कहानी हमें वहीं मिलती है। तो उस 10 दिन में डायरेक्टर क्या करता है? क्योंकि कहानी तो वही शूट करता है वो। तो वही मैं जानना चाह रही हूँ, शूट क्या करता है? नहीं, कैसा है ना, कहानी आज मैंने यहाँ छोड़ी, 10 दिन बाद अगर मेरा सीरियल छूट गया और 10 दिन बाद मैं वापस सीरियल देखती हूँ, तो मुझे वो सीरियल वहीं दिखता है, उसके आसपास ही होता है। तो उस 10 दिन में
क्या करता है? नहीं, डायरेक्टर शूट करता है डेली। वही होता है जो उस कहानी को उतना धीरे धीरे बढ़ाता है आगे, क्योंकि क्या है ना, डेली सोप है वो। पहले कैसा था, शुरू शुरू में वीकली शोज हुआ करते थे, हाँ जी। सप्ताह में एक बार आता था, हाँ जी। तो उस वक्त एक फिल्म की तरह काम होता था। आप तैयारी करते थे, पहले शूट करते थे, आराम से सब कुछ था, कहानी आपको पता होती थी। फिर धीरे धीरे ये 4 दिन हो गया, वो वीक में 4 दिन आने लगे, अब है डेली। अब आपका 30 के 30 दिन जो है शो आता है। अब 30 दिन शो लिखने के लिए अगर आप कहानी बढ़ाते ही होगे आगे, तो फिर कहानी मतलब क्या, कैसे बनाओगे इतनी कहानी, मतलब राइटर कितनी कहानी बनाएगा। तो एक ड्रग्स की तरह पब्लिक के दिमाग में भी डाल दिया गया है। जैसे मैं मेरे घर की बात कहूँ कि मेरी मम्मी एक मान लो शो देख रही थी और एक सीन आया, बोली अरे मज़ा नहीं आया इसमें। तो बोला क्या हुआ? बोला नहीं मज़ा नहीं आया। बोला क्या मज़ा नहीं आया? बोला नहीं वो इसमें ढोल नहीं बजे, वो थोड़ा सा ऐसा ऐसा नहीं हुआ, वो उनको समझाना नहीं आया। पर मैं समझ गया कि उनको वो बिल्डअप नहीं मिला उसके अंदर, कि अगर आदमी वहां से यहाँ चल के आ रहा है तो उसका बिल्डअप होना चाहिए, उसके पैर के शॉट, उसके हाथ के शॉट, मतलब एक बिल्डअप। तो टीवी में वो खासियत है कि वो बिल्डअप इतना देते हैं हर चीज का, और अब लोगों को उसमें मजा आने लगा। तो अब इसीलिए आप देखो कि बीच में एक टाइम था जब सोनी, वो एक होता था शक शक हाँ, शक, वो 3 बार, हाँ, वो सब सिस्टम इसीलिए चले, वो सब गिमिक्स थे। क्या तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तो मजा आता था देखने वाले को। तो बस वो गिमिक्स थे, वो गिमिक्स आज भी चल रहे हैं। अब बीच में इन्होंने प्रयोग किया था कि कुछ फिल्मी लोगों को, जो फिल्म के डायरेक्टर्स थे, उनको टीवी करने को दिया, तो वो नहीं सक्सेस हुए शोज, क्योंकि फिल्म का पैरामीटर अलग है, फिल्म के डायरेक्टर्स की सोच अलग है। टीवी के डायरेक्टर फिल्म भी कर सकते हैं और टीवी भी कर सकते हैं, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर सीरियल नहीं कर पाते, क्योंकि उनका वो टेम्परामेंट ही नहीं है। वो बहुत तसल्ली से काम करने वाले लोग होते हैं फिल्म वाले, उनके पास पहले से पूरी स्क्रिप्ट होती है, पूरी तैयारी होती है, सब कुछ होता है, स्टोरी बोर्ड होता है। टीवी वालों के पास में कुछ नहीं होता है, तो वो जो एक स्पॉन्टेनिटी जो है ना, वो नहीं दे पाते वो। जी बिल्कुल। टीवी की बातें चल रही हैं, रंगमंच की बातें चल रही हैं, फिल्मों की बातें चल रही हैं, डायरेक्शन की बातें चल रही हैं। आप लोग भी अगर कोई सवाल आपके जहन में है, आप पूछ सकते हैं बिल्कुल धर्मेंद्र भैया से, धर्मेंद्र शर्मा जी से। कोई भी जहन में युवा जो सामने बैठे हैं, अगर करियर ओरिएंटेड आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, सिनेमा में जाने के लिए, टीवी में जाने के लिए, घनश्याम जी इसका सवाल, हाँ थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा अभी बात चल रही थी स्क्रिप्ट पर। हमारे 2 वरिष्ठ जर्नलिज्म के लोग बैठे हैं, इमरान भाई है और सुरेश जी बैठे हैं। आज के दिन मुझे लगता है कि फिल्मों में और टीवी में स्क्रिप्ट को लेकर बड़ी समस्या आ रही है, और बहुत जगह हर विधा में कोई कुछ सिखाने की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, पर स्क्रिप्ट को लेके सिर्फ मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के वहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग को ट्रेनिंग होती है, बाकी कोई ट्रेनिंग होती नहीं। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि जितने सीरियस डायरेक्टर हैं उनके सामने स्टोरी का चैलेंज रहता है, वैसे सुनने का अक्सर। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि स्टोरियाँ कहाँ से भी, जैसे हम फोक स्टोरी ले रहे हैं, वो मिलता है कि वेल मेड है, वो हम पिछले साल देता कि बातारी फुलवारी मिल जाएगी हज़ारों कहानियाँ, पर अगर हम नई कहानी ढूंढते हैं तो कहाँ उसका लिखने का अंदाज कैसे लिखें। जर्नलिज्म की ट्रेनिंग अलग है, पर अब जब हम परफॉर्मिंग आर्ट की बात कर रहे हैं, क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, उसकी राइटिंग को लेके डायरेक्टर्स का क्या मानना है, क्या सोचते हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखो कंटेंट का ज़माना है आज। पहले कहीं ना कहीं ये था कि राइटर्स को बहुत दबे हुए थे। मैंने जब नया नया गया था वहाँ पे, तो मैंने देखा कि राइटर्स को उनका पूरा मेहनताना भी पूरी तरह से नहीं मिलता था। डायरेक्टर्स हावी थे एकदम, एक्टर्स हावी थे। लेकिन आज कंटेंट का ज़माना है। आज हर दूसरा आदमी राइटर ढूंढ रहा है वहाँ पे, हर दूसरा आदमी, बशर्ते कि आप एक अच्छी चीज़ लेके जा रहे हो उनके पास में। हर प्रोडक्शन हाउस बड़े से बड़ा वो राइटर्स के लिए बिछा पड़ा है आज की तारीख में, क्योंकि आज सारी चीज़ें फ्लॉप हो चुकी है। ना डायरेक्टर चल रहे हैं, ना एक्टर चल रहा है कंटेंट। तो सही कंटेंट का बस ये है कि अब आप वहाँ तक कब पहुँचते हो, कैसे पहुँचते हो, वो वाली बात है। और कुछ जहाँ तक बात है कंटेंट का गड़बड़ होने की, वो कहीं ना कहीं उसके दोषी यही सब है जो मैंने अभी पहले बताया कि आप एक कहानी लेके गए, आपकी कहानी थी, हमने उसको तैयार किया, आपस में मिलकर के हम प्रेजेंट करने गए। प्रोड्यूसर कौन? चैनल, कि हम चैनल के पास गए या किसी OTT के पास गए। अब वहाँ पे उनके अपने लोग बैठे हैं जो कंटेंट क्रिएटिव कहलाते हैं। अब उनको तो नहीं पता कि हमने ये कहानी किस तरह से क्या सोची है। अब उनका एक नया टेक उस कहानी को लेके शुरू हो जाता है, जो
मतलब मेरे को पता नहीं ये बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आजकल जो जितने भी ज़्यादातर बैठे हैं, जो चैनल्स के अंदर क्रिएटिव्स बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत एक्सपीरियंस वाले नहीं हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी का तजुर्बा नहीं है, बुक्स तो पढ़ना बंद हो चुका है, सब मोबाइल्स और गूगल की देन है सारी चीज़ें। आप उनको कुछ बोलोगे वो गूगल सर्च मारेंगे फटाफट और वहीं से कुछ बोलेंगे, या उनके ऊपर शाहरुख की फिल्मों का या सलमान की फिल्मों का असर है, तो वो आपको 10 उदाहरण वहाँ से दे देंगे। तो कहीं ना कहीं आप जो कहानी सोच के गए थे, जो आपने एक नई कहानी सोची थी, वो उसको पुरानी कर देंगे, क्योंकि वो अपनी इतनी आइडियाज़ उसमें डाल देंगे ना। अब होता क्या है, क्योंकि पैसा लगाने वाला चैनल है तो आपको उसकी सुननी है, तो वो कहानी जो आपने बनाई है वो कहीं की कहीं चली जाती है। और मेरे को एक किस्सा ध्यान है कि कुछ लोग हैं अभी जो अभी भी इस चीज़ पे बड़े सख्त हैं, जैसे राजश्री प्रोडक्शन, वो लोग अभी भी सख्त हैं, इसलिए उनके बहुत कम सीरियल आते हैं, और अगर उनका सीरियल आता है तो वो चलता है। क्यों? क्योंकि राजबाबू जो सूरज जी के पिताजी थे वो अभी नहीं रहे हैं। तो मेरे को एक वाकया याद है कि हम एक मीटिंग में बैठे थे चैनल की, यहाँ में घर घर खेली एक सीरियल आता था, तो मीटिंग में बैठे थे, एक और शो था दूसरा 2 अंशों का जोड़ा जो मैं करता था, तो हम लोग मीटिंग में बैठे थे चैनल की, आगे की कहानी उनको सुनाई जा रही थी कि अगले 1 महीने ये कहानी हम सुनाएं, मतलब आएगी हमारे शो पे। जब कहानी राइटर ने सुना के ख़त्म की तो वो बोलते हैं कि चैनल वाले उसमें अपनी बताने लग गए, इसमें ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं। तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि आप बंद कर दो, कहानी तो हम लाए थे आपके पास में, तो कहानी तो हम कहेंगे, आप कैसे कह सकते हो? आपको नहीं पसंद आ रही हमारी कहानी, आप बोल दो, हम नहीं बनाएंगे। तो वो मादा सब नहीं रख पाते, क्योंकि देखिए वो एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, बड़ी जगह, तो ऐसे जो बड़े प्रोडक्शन हाउस वो बोल पाते हैं, वो ऐसे धमकी दे पाते हैं सामने वाले को, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस भी रखते हैं उतना, लेकिन सब नहीं कह पाते। तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है चीज़ जो हम लेके जाते हैं, तो उसका असर पड़ता है कहानियों। और जहाँ तक ये सीखने की बात है, मुझे लगता है आजकल तो यूट्यूब पे और गूगल पे है ना, हर विधा की चीज़ें उपलब्ध है। मतलब मैंने मेरे साथी देखे हैं ऐसे जो लॉकडाउन में उन्होंने पूरी एडिटिंग सीख ली बगैर किसी से कुछ पूछे, यूट्यूब के जरिए से। वो एडिटर हो गया बढ़िया बढ़िया कमाल का, राइटर हो गया एक बंदा, उसको सारी तकनीकें पता चल गई उसके अंदर। मतलब वो, क्योंकि आज हर चीज़ वहाँ उपलब्ध है, हर चीज़। तो मुझे लगता है वो एक सबसे बड़ी आपको मददगार चीज़ है। वहाँ पे आपको राइटिंग सीखनी है, राइटिंग मिलेगा, डायरेक्शन की जानकारी लेनी है वो मिलेगा, एडिटिंग सीखना है वो मिलेगा, सब चीज़ें वहाँ उपलब्ध है। मतलब गूगल बाबा जिंदाबाद, टोटल मिला के बात। उसके 80% सीरियल जो भी आ रहे हैं वो ज़्यादातर बंगाली कहानियों पे बेस्ड है। हाँ, सारी बंगाली कहानी, वो एक राइटर है, वो राइटर है बंगाल की, मैं उनसे मिला था, लीना के नाम से। ये घर घर की कौन सी कहानी अभी, ये रिश्ता क्या कहलाता हाँ, है, रिश्ता क्या कहलाता है, वो पता नहीं कब से है वो रिश्ता कहलाता है। तो वो अभी जो उसकी सीरीज चल रहा है वो भी उसी पे बेस्ड है। तो मतलब जहाँ तक अभी आपने बात की कि राइटर्स के लिए वर्कशॉप करें, ये करें वो करें, जरिया बहुत है, लिटरेचर राजस्थान के अंदर भी बहुत है, बस वहाँ तक सही जगह पे पहुँचने वाली बात। बिल्कुल सही। नहीं, लिटरेचर के समझ वाले लोग भी चाहिए, वो बड़ी प्रॉब्लम है। काफी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरा यही कहना था कि कहानियां बहुत है, हर तरह की कहानी मिलेगी, पर जब बात है सीरियल की, हम एक स्टोरी बनाते हैं तो उसमें मतलब वो कसावट वाली एक नहीं, देखिए सीरियल के साथ क्या है ना, आपको बीच में रोक रहा हूँ कि सीरियल तो सिर्फ 25 एपिसोड की कहानी है। जब सीरियल शुरू होता है तो सिर्फ और सिर्फ 25 एपिसोड की कहानी होती है, उसके बाद क्या होने वाला है वो सिर्फ हवा में होता है, वो फिर रुख, वो हवा का रुख चलता है। ये वैसा ही होता है टीआरपी के हिसाब हाँ। से कि इस एक्टर को रखना है कि इस एक्टर को भेज देना है कहीं और। ये अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि उसका या तो टांग टूट जाएगी या वो कहीं और विदेश जा रहा है पढ़ने, उसको बाहर भेज दिया, तो ये कहीं ना। और ऑडियंस को फर्क नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूँ, ऐसा भी होता है कि मान लो किसी एक्टर ने परेशान कर दिया, उसको लग रहा है कि मेरे बगैर तो शो बनेगा ही नहीं, और उसने परेशान कर दिया, तो दूसरे दिन से उसको बुलाना बंद, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस उनको है कि ये कल से नहीं दिखेगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा शो पे। और ऐसा होता है, ऑडियंस खाली एक दिन सोचती होगी कि अरे कहाँ गया बंदा, भूल जाती है। एक सवाल और आ रहा है ऑडियंस से जी। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग। जी जी जी, आई थिंक प्रॉब्लम है, आ रही आवाज आ रही है। जी जी, मैं खड़ा होकर बोल देता हूँ। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग। और शायद नहीं आता तो आज बहुत कुछ मिस कर देता। जो रूबरू होकर के जो संवाद होता है उसकी खासियत अलग होती है। और इस पूरे शो के दौरान में बाकी लोगों को भी देख रहा था कि सब लोग मोबाइल से मुक्त हैं। ये बड़ा काम होता है। बड़ा पर्दा समेट के 33 इंच 40 इंच में हुआ और अब 5-7 इंच का भी स्वरूप ले चुका है। टेक्नोलॉजी हैज़ ऑलरेडी एम्पावर्ड
फिल्मों की बात करें तो ऑलरेडी एआई और वीएफएक्स और तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने जो भी नए कुछ इनोवेशंस किए, उससे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी अछूती नहीं रही, पहले साउथ फिर मुंबई की इंडस्ट्री भी। आने वाले कल में जो एआई मैं देख रहा हूँ कि आईआईटी मुंबई जैसे इंस्टीट्यूशंस एआई इन फिल्म मेकिंग पर बातचीत कर रहे हैं, ऐसे कोर्सेज फॉर्मली आ गए। आपकी दृष्टि में किस तरह से इन्फ्लुएंस होगा? पॉजिटिव साइड ऑफ कोर्स, कुछ लोग जॉब के लिए उसको नुकसान मानते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, पर ओवरऑल कंटेंट क्रिएशन की फॉर्म में टेक्नोलॉजी और कितना प्रभाव कर पाएगी आपकी दृष्टि में? देखिए, प्रभाव तो डाला है उसने, लेकिन फिर भी मुझे ध्यान है अभी बीच में किसी ने एक एआई पे पूरी फिल्म बनाई थी, मतलब एआई का इस्तेमाल करके पूरी फिल्म बनाई थी, पूरी प्रॉपर स्टोरी, 2 घंटे की, गाने डाले, इमोशंस डाले, सब डाला, लेकिन वो वर्क ही नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि वो जो एआई से बनाए हुए जो कलाकार हैं उनमें वो जीवंतता नहीं है। आपको लगेगा एक झलक के लिए कि यार ये तो असली है। हम देखते हैं कि दुनिया भर के एक्टर्स की भी एआई पे बना करके बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो उसमें वो अपनापन नहीं है, वो इमोशंस नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैकेनिकल होते हैं। तो मुझे लगता है वो हमेशा रहने वाला है। मतलब मैं तो इस बात से इनकार करता हूँ कि एआई कभी एक्टर की जगह ले पाएगा, क्योंकि वो इमोशन जो एक्टर दे पाता है, क्योंकि आंखें बोलती है, एक्टर की आंखों से एक्टिंग होती है, वो आंखें उसके पास नहीं है। आप गौर करना, एआई के चरित्र जो बनाए जाते हैं, वो फिल्म भी आपको यूट्यूब पे मिलेगी, आप डाल के सर्च मारना तो आप देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि वो आंखों में स्थिरता है वो एआई की जो बनाई हुई है। बाकी आप उनके बॉडी मूवमेंट करा पा रहे हो, आप उनसे डायलॉग डिलीवरी करा पा रहे हो, चेहरे पे इमोशंस भी ला पा रहे हो, लेकिन वो जो आंखों से जो बोल पाता है ना आदमी, वो नहीं बोल पाते वो चरित्र। तो वो एआई फायदा तो देगी आपको दूसरी चीज़ें, जैसे अभी वीएफएक्स की जगह एआई का इस्तेमाल होने लगा है, तो कहीं ना कहीं टीवी सीरियल वालों को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि टीवी सीरियल में बहुत कम बजट होता था तो वीएफएक्स करना भारी पड़ता था, उसकी जगह एआई का इस्तेमाल कर करके अब बहुत फायदा हो रहा है उनको। तो वो इस तरह से फायदा करेगी टेक्निकल चीज़ों में, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि चरित्रों का निर्माण है उनसे, वो तो ना अभी संभव है ना आगे संभव है। अभी कोई बहुत आगे जाके चमत्कारी हो जाए तो बात अलग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो फॉर्म कोई खास इस मामले में फायदेमंद है कि हम चरित्र उससे बना सकें। जी, एक आखिरी सवाल लेते हैं और उसके बाद हम आगे संदीप ले लीजिए और आंटी जी दोनों ही हैं, संगीता आंटी आपका तो लाफ्टर सुनने को हम बेकरार हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सहज सरल व्यक्तित्व है आपका। आज की शाम मेरा आना बहुत सार्थक रहा। अभी जो बात चल रही थी कि सीरियल्स कई बार स्नेल स्पेस से चलते हैं, बिल्कुल घूंगे की तरह धीरे आगे बढ़ते हैं, तो इस बोरियत से आप कैसे बचते हैं? क्योंकि वही चीज़ रोज कहानी आगे भी बढ़ रही है, क्योंकि हम लोग तो एक नाटक 4 शो कर लेते तो बोर हो जाते, फिर नए नाटक की तरफ चले जाते। ये मैं मतलब मजेदार भी सवाल है और दूसरों के बहुत काम। देखिए, बोरियत तो होती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं, मैंने अभी तक कुछ 25-26 शो डायरेक्ट किए हैं, बहुत लंबे लंबे चले हैं वो। तो जो पहले शो में किया था वही 25वें शो में भी कर रहा था मैं। मतलब वही हीरो हीरोइन का अगर ये मंगलसूत्र उसके यहाँ पे अटकना है, घड़ी में तो अटकना है, वो हमने हर शो में किया है। वही किसी के सर में भगोना फंस गया तो उसको निकालने में जद्दोजहद हो रही है, उसको आरे से काटा जा रहा है, किया हमने। क्योंकि क्या होता है ना, जब हमको बुलाया जाता है तो हमको ये बोला जाता है कि देखो सर, आपको शूटिंग करनी है, सब कुछ करना है, लॉजिक की बात किसी दिन भी मत करना हमारे से। ये हमारे को पहले समझाया जाता है जनरली, मतलब ये आम बात है ये कि सर लॉजिक की बात मत करना, आप मैजिक करो खाली। तो वो मैजिक के हिसाब से चलते हैं, हर बार सोचते हैं कि क्या नया कर सकते हैं, लेकिन वो नया कुछ सच में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक टीवी में कुछ लिमिटेशंस हैं, आपको वही क्लोजअप्स पे खेलना है, वही टेक्निकल चीज़ें हैं, तो फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। यही कहूँगा कि वो बोरियत होना बंद हो जाता है, फिर उसको एंजॉय करना सीख जाते हैं कि जब रोज़ यही करना है तो फिर उसको एंजॉय करके किया जाए। हाँ, कभी कभी आती है झल्लाहट, ऐसा लगता है कि फेंकने का मन करता है कि यार आज से 5 दिन पहले भी यही कराया था, फिर वही करा रहे हो तुम। एक्टर्स भी आते हैं जो हमको फ्रस्ट्रेट करते हैं, क्योंकि उनको ये परेशानी होती है कि सर 5 दिन पहले भी यही बोला था, आज भी वहीं हूँ मैं, अरे आगे तो बढ़ाओ मेरे को कहीं पे। फिर उनको ये समझाना पड़ता है कि भाई अपन डेली सोप कर रहे हैं। तो हमको बहुत लंबी कहानी कहनी है। पहले गया डायरेक्टर के पास, उसने नुक्ता चेंज कर दिया, फिर गया म्यूजिक डायरेक्टर के पास, उसने अंतरा चेंज कर दिया, फिर गया अरेंजर के पास, उसने 2 टोन चेंज कर दिया, मेरा गीत वहीं का वहीं है। ऐसे फिल्म की कहानी है।
वो कहानी गई। वो इसीलिए मेरा वो सवाल था कि उस 10 दिन में डायरेक्टर क्या करता है एग्जैक्टली। हालांकि उन्होंने बता दिया कि वो रेंग रेंग के उस सीन को आगे बढ़वाता है। संगीता आंटी का आखिरी सवाल ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपने अगले पायदान की ओर रुख करते हैं। नमस्कार। बिल्कुल बहुत मेरे पड़ोस में एक तरफ आंटी पास में ले लीजिए, एक तरफ वर्मा जी रहते माइक थोड़ा पास में ले लीजिए। मेरे पड़ोस में एक तरफ शर्मा जी रहते हैं, एक तरफ वर्मा जी रहते हैं। क्या शर्मा जी एक दिन मोबाइल पे बात कर रहे थे। वर्मा जी ने उनसे पूछा, बोले शर्मा जी किससे बात कर रहे हो, मोबाइल पे किससे बात कर रहे हो? बोले बीवी से। बोले इतने प्यार से? बोले तेरी है। शर्मा जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि देखिए मैं थिएटर करती हूँ, मैंने बहुत सारे नाटकों में काम किया है, लगभग जयपुर के सारे डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि हमें काम मिले बट कोऑर्डिनेटर के थ्रू ना मिले, आप लोग हमें भी अप्रोच करें, बस ये मैं जी बिल्कुल। सुशील भाई ने पलट के देखा है आपको? सुशील भाई ने पलट के देखा है आपको? देखिए कोऑर्डिनेटर के थ्रू काम थोड़ा सा मेरे को नहीं मालूम कि टेक्निकली, लेकिन तभी मैंने बोला कि हम अब सीधा भारत अप्रोच नहीं है ना मुंबई में, हम तो किसी को जानते नहीं ना, तो आपका ये कर्तव्य है कि मुझ जैसे सीनियर आर्टिस्ट, बुड्ढा आर्टिस्ट, इसको मुंबई में कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए दादा, आखिरी एक सवाल है जहन में जो हमारे युवा भी बैठे हुए हैं। अगर एक युवा रंगमंच के माध्यम से या किसी भी माध्यम से सिनेमा में आना चाहता है तो क्या एक मंत्र आप उसको देना चाहेंगे? किस तरह से उस सिनेमा में अपना करियर बना सकता है? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जल्दबाजी ना करें, पहले अपने आप को परखें। क्योंकि क्या है ना कि कहीं मुझे लगता है कि हमको स्टडीज़ के अंदर भी कि दूसरा आदमी कितना नंबर ला रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम खुद कितना आगे बढ़ रहे हैं इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कि अगर मान लो अभी हम 0 लाए हैं, अगली बार 1 भी लिया है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे मुझे लगता है कि हर आदमी अपने आप को खुद परख सकता है, उसको पता है कि उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, तो कहीं ना कहीं वो तैयारी के साथ जाएगा तो उसको फायदा होगा। अब वो तैयारी किसी आदमी की 10 दिन की हो सकती है, किसी की 1 साल की हो सकती है, लेकिन अगर तैयारी के साथ जाएंगे और दूसरा धैर्य लेके जाएंगे, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ ये गारंटी नहीं है कि आप अपने क्षेत्र में कितना काम करके आए हैं, आपको वहाँ जाके 0 से ही शुरू करना है। मैं सच कह रहा हूँ, NSD और FTI वाले, चाहे वो सुभाष घई के इंस्टीट्यूट से भी निकले हों, उनकी भी पूछ नहीं होती है, उनको भी शुरू से ही शुरू करना पड़ता है। क्योंकि वो सीख के आए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ जो काम हो रहा है वो अलग चीज़ है, वो बहुत प्रैक्टिकल वर्क है। तो जब तक वो उस चीज़ के अंदर नहीं घुसेंगे, उसको नहीं समझेंगे, वो नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा होता है, जैसे कुछ बीच में मैंने एक दिन कोई दोस्त बता रहा था कि FTI का डायरेक्टर, उन्होंने FTI का बंदा उन्होंने लिया था डायरेक्टर के तौर पे। अब उसने अपने जहन में कुछ अलग चीज़ें बना रखी थी, क्योंकि वो वहाँ से सीख के आया था, उसने वहाँ की फिल्में डायरेक्ट की थी FTI की, तो वो उनके साथ मैच ही नहीं किया, तो उनको 2 दिन में उसको रिप्लेस करना पड़ा जी। तो वो जो यहाँ का प्रैक्टिकलिटीज़ है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है जो आदमी जाता है उसको एक तो तैयारी के साथ जाना चाहिए, तैयारी सब तरह की, उसको डांस भी आना चाहिए, वो भी वर्क करता है। मतलब ऐसा नहीं खाली थिएटर किया, बहुत लोग डांस नहीं जानते हैं, मुझे लगता है उनको डांस भी आना चाहिए। वो भले ही बहुत सुपीरियर ना हो, लेकिन आना चाहिए उनको। कहीं ना कहीं एक्शन सीन्स भी करने आने चाहिए, ये सब रुकावट डाल देते हैं कभी कभी। उनको ड्राइविंग भी आनी चाहिए, मतलब वो जो हम एक जो स्किल्स है, स्विमिंग हो गई, हाँ ये आनी चाहिए, हाँ कहीं ना कहीं इनका ज्ञान होना ही चाहिए, भले ही वो उनमें मास्टर ना हो, लेकिन होना चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ों पे भी कई बार आपके हाथ से बड़ी चीज़ निकल, देखिए एक्टिंग के लिए जो चाहिए वो तो है ही, तो आप हर जगह सबको पता है कि क्या किस तरह से एक्टर तैयार होता है, लेकिन ये उसके साथ की चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं तैयारी के लिए होती है। क्योंकि बहुत सारे सीन्स होते हैं कई बार जहाँ पे हम पूछते हैं, अरे आपको स्कूटी चलानी आती है, लड़की मना कर देती है, नहीं मेरे को तो नहीं आती। मतलब मेरे को ध्यान है, अभी 2 मिनट ले लूँगा इस चीज़ पे, कि सुबह सुबह मुझे पता चला कि हीरोइन से हमको बाजार में स्कूटर चलाना है। अब वो आई, बोले सर मैंने तो कभी चलाया नहीं। तो मैं उनको बुलाया, प्रोडक्शन वालों को मैं बोला सर कि भाई तुमने ये क्या किया, इनको आता नहीं चलाना, तो मैं करूँगा कैसे शूट, और ये सीन इस तरह का लिखा हुआ कि बगैर स्कूटी के हो नहीं सकता। बोले सर अब देख लो, अब भेजेंगे वापस लिखने के लिए, टाइम जाएगा, शूटिंग का वक्त जाएगा, आप कर लो कुछ। बोला ठीक है चलो। मैंने लड़की को बुलाया, उसको बोला कि देख भाई तू स्कूटर को बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करेगी, तू बैठ एक्टिंग कर, भूल जाए कैसे चल रहा है वो हमारी गारंटी, हम चलाएंगे। उसको बोला कि मत स्टार्ट करना बिल्कुल भी, ये एक्टिवा है उड़ जाएगा गलती से, है ना। तो मैंने ट्रैक लगाया, जितने पीस थे 7-8 पीस सीधे लगा दिए पूरे, उस पर प्लेटफॉर्म डाला, उस पर स्कूटर बांधा
और फिर उसको उस पर खड़ा किया। जैसे क्योंकि टीवी सीरियल में वो गाड़ियां नहीं मंगाते वो लोग, जी, जी। जिसके ऊपर बांध करके, हाँ, क्योंकि बांध खर्चा के लगता जी। है, तो हमने ट्रैक के ऊपर डाला, फिर ट्रैक वाले को बोला तू धकेल, तो उसने धकेला, उसको हवा दी हमने पंखे से और वो शूट किया। अब वो हो गया। उसके बाद एक छोटा सा क्लोजअप लेना था कि यहाँ से यहाँ तक समझ लो स्कूटर को एक झटका देना है रुकने का। हाँ। तो मैंने उसको बोला अब ये बगैर ट्रैक का होगा, बैठ जाओ उसके ऊपर, पीछे से बंदा तुमको धक्का देगा, तुमको खाली कुछ नहीं करना है। पर उसको पता नहीं क्या हुआ या कोई उसके कान में कह गया, उसने उसको स्टार्ट कर लिया। जैसे ही स्टार्ट किया, मेरे को पता नहीं, मैंने एक्शन बोला, उसने रेस दे दी, वो उड़ा और कैमरामैन को ले उड़ा वो साथ में, समझ रहे आप। अब ये मेरी तकदीर थी, उनकी तकदीर थी कि उनके चोट ज्यादा गंभीर नहीं आई, बच गए, हल्का फुल्का लगा। लेकिन मैं बहुत चिल्लाया उसके ऊपर, वो रो दी, लेकिन मैं चिल्लाया, मैं बोला आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि आपको ये काम नहीं करना है। तो ये उदाहरण है ऐसे ऐसे आप, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैंने ऐसा भी पाया है कि आपको ड्राइविंग नहीं आती, बोल देते हैं एक्टर हमको आती है सर, क्योंकि उनको रोल नहीं छोड़ना है। अब जब उनको बोला जाता है तो वो कहीं भी घुसा देते हैं, तो वो खुद के लिए भी नुकसानदायक है, दूसरे के लिए भी है। तो आपको वो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मदद करती है, ये उनके साथ की चीजें हैं जो आनी ही चाहिए। प्लस आपका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत जबरदस्त होना चाहिए। आपके आसपास इतने कैरेक्टर मिलते हैं जो हम शुरू से थिएटर में सिखाते आए हैं, जो शायद मैंने नोटिस किया है कि आजकल वाले नहीं करते हैं। ऐसा मैंने बहुत सारों के साथ नोटिस किया, वहाँ पे ऑडिशंस लिए किए जब मिले, जब क्योंकि वो उनके पास नया कुछ होता नहीं है, वो आज ऑडिशन ले रहे हैं तो भी वही बोलते हैं, अगले दिन भी वही बोलते हैं। और ऑब्जर्वेशन का जो है ना वो बहुत जरूरी, क्योंकि किताबें पढ़ना बंद हो चुका है, लगभग बंद हो गया है, हम खुद भी नहीं पढ़ पा रहे हैं आजकल, तो मोबाइल्स में सब कुछ हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो किताबों से जो आत्मीयता आती थी, क्योंकि मैंने ये देखा, मतलब अपने अनुभव से ये पाया कि आप जब कोई फिल्म देखते हो तो आप एक दूसरे की बनाई हुई चीज़ देखते हो। अभी आपने यहाँ फिल्म देखी तो वो मेरी बनाई हुई थी, तो आपने उससे जो ग्रहण किया, लेकिन जब आप पढ़ते हो, यही कहानी आप पढ़ते तो आपके दिमाग में एक अलग पिक्चराइजेशन होता उसका। तो किताबों से वो इमोशंस अपने आप अंदर आते थे, यहाँ पे आप दूसरे के दिए हुए इमोशन देख रहे हो। तो किताबों से जो वो फायदा होता था ना, वो चला गया, वो एक्टर अपने आप निकलता था। मेरे को ध्यान है जब हम कोई उपन्यास पढ़ते थे तो हमारे अंदर वो रोमांच पैदा होने लगता था, और हमारी एक अपनी विजुअलाइजेशन उसको लेके होती थी, यकीनन इमेजिनेशन डेवलप। हाँ, इमेजिनेशन जिसको हम यानी किताबों को पढ़ना है, ऑब्जर्वेशन करना है, और जो अभिनय की बारीकियां हैं वो तो हम सब सीख ही लेते हैं जब हम वर्कशॉप या कार्यशालाएं करते हैं निर्देशक के सानिध्य में। लेकिन साथ ही साथ जो स्किल्स की बात कर रहे हैं धर्मेंद्र जी, जैसे कि आपकी जो हॉर्स राइडिंग है, आपकी स्विमिंग है, ये तमाम स्किल्स जो है वो भी रखनी, और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो कि सिनेमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप वहाँ जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा धर्मेंद्र भैया आपसे बात करके, इस तरह से मिलके। हमने सीजन 2 से धर्मेंद्र भैया ऐसा किया है कि जो युवा हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं और कर्मठता से जुटे हुए हैं, उनको हम एक कर्मठ युवा सम्मान देते हैं, सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए। क्योंकि जब हम भी युवा थे, जब हम सब आए थे, तब हमें वो एक प्रेरणा की जरूरत अभी भी युवा है। मैं अभी भी युवा हूँ, यस, नहीं मैं अपनी मैं भी हूँ। हम सभी युवा हैं। तो हमने उनके लिए एक मोटिवेशन के लिए एक सम्मान शुरू किया, कर्मठ युवा सम्मान, सर्वेश जी के सानिध्य से। तो आज हम हर फील्ड में, हर जो भी विधाएं अलग अलग उसमें देते हैं, तो आज चित्रकारी विजुअल आर्ट से हमने जो एक युवा हैं उनको ये सम्मान दे रहे हैं। और अब मैं गुजारिश करूंगी रेशमा खान मैम, जिनके सौजन्य से हमें ये कर्मठ युवा सम्मान प्राप्त हो रहा है, और जिनको मैं बुलाना चाहूँगी कर्मठ युवा सम्मान के लिए, वो विजुअल आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सांगानेरी ब्लॉक प्रिंटिंग में प्रयोग धर्मिता के रूप में एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं शिवानी सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत शिवानी जी। और मैं आग्रह करूंगी आप दोनों से कि आप दोनों के कर कमलों से इनको ये सम्मान प्राप्त हो। धर्मेंद्र भैया, रेशमा मैम, शिवानी आप बीच में आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए मैम, आगे आ जाए, टेबल के आगे आ जाए। आप इधर आइए, इधर ले लीजिए। आप भी जी जी मैं बिल्कुल हूँ। शिवानी, हम चाहेंगे कि 2 शब्द आप अपने जो आप विजुअल आर्टिस्ट के रूप में काम कर रही हैं, जो सांगानेरी ब्लॉक प्रिंटिंग पे किस तरह से काम कर रही हैं, वो आप ऑडियंस को बताएं। मेरा नाम शिवानी सिंह चौहान है और मैं यहाँ जयपुर के सांगानेरी से बिलोंग करती हूँ। यहाँ का जो ब्लॉक प्रिंट है मैं उसी के बीच में पली बड़ी हूँ, और मेरी कला जर्नी कहीं ना कहीं वहाँ के जो रंग हैं, वहाँ के जो ब्लॉक है उसी से स्टार्ट होती है।
तो उसके थ्रू मैंने बहुत सारे जो मेरे परिवेश में मैंने जो अपने जो जीवन देखा है, वहाँ के जो कारीगर हैं वो कैसे रहते हैं, क्योंकि मेरी खुद की फैमिली बैकग्राउंड एक हैंड ब्लॉक प्रिंट से रही है, तो मैंने उन चीज़ों को बचपन से ऑब्जर्व किया है, कैसे रंग बनाए जाते हैं, कैसे कपड़े को रंगा जाता है, कैसे उस पर डिज़ाइन किया जाता है। इसके अंदर जो प्रिंट है आपकी जो जिससे ये लेडी फिगर बना हुआ है, ये सामने ब्लॉक प्रिंट है, ये हमारी फैक्ट्री में प्रिंट किया है मैंने। और इसमें जो फैब्रिक से मैंने जो ह्यूमन जो डेली लाइफ में जो अपने आसपास देखती हूँ, मैंने उसे उकेरने की कोशिश की है। और ऐसे ही जितने भी युवा हैं वो आगे बढ़ते रहे, हमारी एक कोशिश है छोटी सी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पे हमारे संरक्षक आदरणीय सर्वेश भट्ट साहब को, और साथ ही साथ नीता उपाध्याय जी को जो कि पर्यावरणविद हैं, वो आएँ और हमारे आज के जो मेहमान हैं धर्मेंद्र शर्मा जी, उनको हमारी ओर से स्मृति चिन्ह दें। श्रीमान सर्वेश भट्ट साहब और नीता उपाध्याय जी, तालियां तो बनती हैं, ये हमारे संरक्षक हैं। और मैंने कहा ना कि इस बतियन की गली एक विचार मूर्त रूप में जो सामने आया 2019 में, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सर्वेश भट्ट साहब ने। आए आगे आ जाए, टेबल के आगे, फोटो अच्छी आएगी। नीता उपाध्याय मैम के जरिए हमें ये मिल रहा है। नीता उपाध्याय जी पर्यावरणविद हैं और राष्ट्रीय स्तर पर पेड़ पौधों के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत कार्य कर रही हैं, और ये हमें मृदुल एंड रोहन कंपनी के सौजन्य से मिल रहा है। वुडन पेंटिंग है और ये बहुत ही कारीगरी से की गई एक खूबसूरत सी पेंटिंग है। देखिए, हर कार्यक्रम के पीछे आपने भी देखा होगा हमारे कुछ मानव सदस्य हैं, कोई ना कोई हमें हेल्प होती है। अब मैं उनसे आपको रूबरू करवाना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक बार मैं फिर से आपके जहन में ला दूँ। सबसे पहले मैं संरक्षक जो हमारे हैं उनका एक बार फिर से आपके सामने नाम लेना चाहूँगी। आदरणीय विश्वमोहन भट्ट साहब, सर्वेश भट्ट साहब, आप वापस मंच पे आ जाएं। हमारी रेशमा खान मैम संरक्षक के रूप में, जिनका मैं नाम ले रही हूँ, कृपया आप मंच पे आते जाएं। नीता उपाध्याय जी, आप मंच पे आ जाएं संरक्षक के तौर पर। साथ ही साथ सहयोग जिन्होंने हमें अपना दिया, राजस्थान फोरम का सहयोग हमें मिला, क्यूरियो परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी, गगन मिश्रा जी मेरे भाई हैं, सामने आए। साथ ही साथ मृदुल एंड रोहन कंपनी, टी ट्रेडिशन दीपक मटोलिया जी, जिनका जो हमारे हॉस्पिटल पार्टनर के रूप में है। आपने अभी जो चाय का लुत्फ लिया स्टार्टिंग में, वो इनके सौजन्य से हमें दीपक मटोलिया जी, ये सहयोग हमें मिलता है इन लोगों के माध्यम से। तो ये हमारे सहयोग है। साथ ही साथ वो जो पिलर्स हैं जिनके बिना छोटी छोटी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं, जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, मैं उनका भी जिक्र करना चाहूँगी। डॉक्टर कपिल शर्मा, मेरे जीवन साथी, आप आए, मेरे भाई तो मेरे साथ में हैं ही। इसके अलावा राजेश सोनी साहब आए, मानव सदस्य के रूप में है ये। शबाना खान जी हमारी मानव सदस्य। अमन ये हमारे मानव सदस्य। गुरु आशीष मिश्रा, प्रशांत शर्मा, ये जो टीम आप सामने देख पा रहे हैं, और ये जो आप टीम देख पा रहे हैं, ये साथ ही साथ विनायक टेंट हाउस, बालाजी, इनका भी तमाम हमें सपोर्ट मिलता है। और ये टीम, ये प्रशांत भाई आप वहीं डटे रहें, क्योंकि आपको वहीं डटे रहना जरूरी है। नहीं, आप उल्टो की शक्ल दिखा सकते हो अपनी। तो ये हमारे वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर और इन सब से परे जिसको कहते हैं कि एक सपोर्ट हमें मिलता रहता है, तो ये हमारी पूरी टीम है। हम बहुत बहुत आप सभी के आभारी हैं कि आप यहाँ आए। धर्मेंद्र भैया के हम आभारी हैं कि वो मुंबई से यहाँ आए, संघर्ष के बावजूद ये आज आपके सामने, और बहुत अच्छा सेशन रहा। बतियन की गली सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। बतियन की गली यूट्यूब, बतियन की गली के नाम से यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि जैसे हमें संरक्षक जो हमें मिले हैं रेशमा खान मैम के रूप में, सर्वेश भट्ट जी के रूप में, नीता उपाध्याय जी के रूप में, विनय सर के रूप में, विनय जी का भी इस बार इस एपिसोड में बहुत सहयोग रहा। सर आपका भी बहुत बहुत आभार। आप भी आ जाएँ सर, आप भी आ जाएँ सर। पिछले एपिसोड में तो था ही, इस एपिसोड में भी हमें इनका सहयोग मिला है। विनय शर्मा जी जो कि पेपरमैन के नाम से विख्यात है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विनय शर्मा जी, इनका भी हमें सहयोग मिला। तो ऐसे ही बतियन की गली आपसे गुजारिश करता है कि भविष्य में अगर आप भी बतियन की गली से संरक्षक के तौर पर जुड़ना चाहें, किसी भी सहयोग के रूप में हमारा सहयोग करना चाहें, सहयोगी के रूप में हमारा सहयोग करना चाहें, तो हम आपका दिल खोल के सहर्ष रूप से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।